टाकुमी एक 14 साल का आदमी जिसकी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं था, ना कोई सपना ना कोई उम्मीद, वही बस बोरिंग सी नौकरी और खुद से ही नफरत भरी जिंदगी। जीने का मतलब क्या है, ये सवाल उसके दिमाग में हर रोज घूमता रहता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही हो गया। एक बड़ी सी गलती में फंस गया। कोई दूसरी दुनिया के लोग अपने हीरोज को बुला रहे थे, लेकिन गलत तरीके से स्पेल चला और टाकुमी बेचारा बीच में ही फंस गया। उसका शरीर वहीं पर खत्म हो गया, बस एक आत्मा रह गई जो कि हवा में उड़ रही थी। तभी सामने एक बहुत ही खूबसूरत गोडेस आती है, बड़े बड़े सफेद पंख और चेहरे पर हल्का सा दुख होता है। मैं नोलेन हूँ, इस दुनिया की गोडेस, उसने कहा। ये सब गलती से हो गया, तुम टारगेट नहीं थे। उसने सब कुछ बताया कि कैसे दुश्मन अंपायर का समनिंग फेल हो गया और कैसे टाकुमी उसका शिकार बन गया। जिस पर टाकुमी कहते कि चलो कोई बात नहीं, मुझे वापस मेरी दुनिया में भेज दो। जिस पर गोडेस बताती कि अब ये नहीं हो सकता, अब मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगी, जिस तरह का जीवन तुम चाहोगे वैसा जी सकते हो। टाकुमी ने हल्की सी हंसी हंस दी। मुझे लड़ना नहीं आता, मैं बस शांति से रहना चाहता हूँ। नोलेन ने सोचा और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एल्केमी, ब्लैक स्मिथिंग और प्रोडक्शन वाली स्किल दूंगी, जिससे कि तुम बिना लड़ाई के भी जी पाओगे। ये कहकर उसने एक चमकता हुआ क्रिस्टल निकाला। इसे निगल लो, सारी नॉलेज तुम्हारे अंदर आ जाएगी। टाकुमी ने आंख बंद करके क्रिस्टल को निगल लिया और अगले ही पल उसका शरीर फटने लगा। इतनी सारी स्किल्स एक साथ दिमाग में भर गई कि वो चीख ही पड़ा। फिर नोलेन ने हाथ उठाया और एक तेज रोशनी के साथ टाकुमी एक नई दुनिया में आ गिरा। आंख खुलते ही टाकुमी ने देखा कि वो एक झील के पास पड़ा है। झील में अपना चेहरा देखा तो खुद को पहचान ही नहीं पाया। ये मैं हूँ, वो हैरान रह गया। अब वो 17 साल का जवान लड़का बन चुका था, इतना सुंदर कि वो खुद पे ही फिदा हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने नोलेन के दिए हुए सामान को चेक किया और सोने के सिक्के, खाना और कुछ बेसिक चीजें थी। सिस्टम ऑन करते ही उसने अपनी स्किल्स देखी। एल्केमी, ब्लैक स्मिथिंग, बेसिक मैजिक, सब कुछ मिल गया था। टाकुमी जंगल की तरफ चल पड़ा। वहाँ पर उसने एक अजीब सी शाखा देखी। सिस्टम बोला, इसे वेपन बना सकते हो। उसने तुरंत ब्लैक स्मिथिंग लगाया और एक तेज भाला बना दिया। देखते ही देखते वो एक काबिल ब्लैक स्मिथ बन गया। आगे बढ़ा तो हर पेड़ और पौधा इलाज में काम वाले निकले। उसने सब हर्ब्स इकट्ठा किए और आइटम बॉक्स में भर लिया। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी, बचाओ। एक छोटी सी लड़की लगभग 10 से 12 साल की भागती हुई उसके पास आई। बचाओ, मुझे वो खा जाएगा। टाकुमी ने देखा कि एक हॉर्न वाला बड़ा सा रैबिट झाड़ी से निकला और सीधा उस लड़की पर झपट पड़ा। बिना सोचे टाकुमी ने भाला उठाया और सीधा रैबिट को एक ही बार में मार दिया। सिस्टम ने बोला, लेवल अप, वॉरियर जॉब अनलॉक हो गया। टाकुमी ने बस हाथ छटका दिया, मुझे नहीं चाहिए ये। लड़की ने आंख में आंसू लेकर कहा कि मेरा नाम मोली, आपने मेरी जान बचाई है। टाकुमी ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम अपने गांव मुझे लेकर चलोगी? मोली खुश हो गई, हाँ, लेकिन इस हॉर्न रैबिट को भी अपने साथ ले चलो, इसका गोश्त बहुत ही टेस्टी होता है। टाकुमी ने बिना सोचे रैबिट को आइटम बॉक्स में डाल दिया और बाद में रियलाइज किया कि इतनी बड़ी स्किल सबके सामने नहीं दिखानी चाहिए थी। दूर एक और कहानी शुरू होती है। होली सिडोनिया अंपायर में 3 हाई स्कूल स्टूडेंट्स आंख खोलते हैं। उनके सामने खुद एम्प्रेस एलिजाबेथ आई होती है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुम्हारा इंतजार था हमें। समन हीरो को एलिजाबेथ बताती कि उसने उन्हें यहाँ पर दुनिया को बचाने के लिए बुलाया, लेकिन जो लड़की समन हुई है वो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। तभी उसको नोलेन से एक स्पेशल स्किल मिलती है जो उसको सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स फॉलो करके सही फैसला लेने की शक्ति देती है। उसकी इंस्टिंक्ट्स उसको बताते कि एलिजाबेथ एक खतरनाक औरत है और उससे उसको दूर रहना ही बेहतर होगा। दूसरी तरफ टाकुमी मोली के साथ एक गाँव पहुँचता है जहाँ पर उसके माँ बाप उसका धन्यवाद करते कि उसने उसकी बेटी की जान बचाई। टाकुमी उनसे पूछते क्या वो कुछ दिन यहाँ पर रह सकता है, जिसे सुनकर वो खुशी खुशी मान जाते हैं। फिर वो उसका परिचय एक लोकल ब्लैक स्मिथ से करवाता है जो कि बताता है कि गांव के आसपास जंगल में सिर्फ औषधीय घाटक ही नहीं बल्कि एक नेचुरल माइन भी है जो कि किसी भी क्राफ्टमैन के लिए एक अच्छी जगह है। ये सुनकर टाकुमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी मोली के माँ बाप उसको बताते हैं कि गांव में रहने के लिए कोई इन नहीं है। टाकुमी बोलता है कि वो बाहर कैंप लगाकर रह सकता है, पर ब्लैक स्मिथ बोलता है कि हम तुम्हारे लिए जल्दी से एक घर बनवा सकते हैं। गाँव वाले इकट्ठा होते हैं और टाकुमी को एक खाली जगह दिखाते हैं। टाकुमी अपनी अर्थ मैजिक का यूज करके जमीन को सीधा कर देता है जो कि उसकी माँ ने काफी कंज्यूम कर लेती है और उसके सिर में दर्द होने लगता है। लेकिन गांव वाले बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि मैजिक यूजर्स यहाँ पर बहुत ही रेयर होते हैं। फिर सब मिलकर जल्दी से एक घर बनाने लगते हैं और टाकुमी अपनी कारपेंट्री और ब्लैक स्मिथिंग स्किल का यूज करके अपने लिए कुछ फर्नीचर्स भी बना लेता है। उसके बाद वो अपनी स्टेटस विंडो से अपना जॉब वॉरियर बदलकर एल्केमिस्ट बना लेता है। फिर वो उन ओर्स पर काम करना शुरू कर देता है जो उसने ब्लैक स्मिथ की मदद से माइन किए थे। उसके पास कॉपर, आयरन और सिल्वर ओर्स है, साथ ही मैजिक आयरन भी है जो कि माना स्टोर कर सकता है। टाकुमी इस बात से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो एल्केमी का यूज करके हर तरह की मटेरियल्स को गोल्ड में बदल सकता है। ये सोचकर वो और भी ज्यादा जोश में आयरन और ओर्स पर काम करना शुरू कर देता है। उसको किसी फर्नेस या बड़े टूल की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो मैजिक का इस्तेमाल करके ओर्स में से इम्प्योरिटीज निकाल सकता है और उन्हें ब्रिक्स में डाल सकता है। लेकिन इस प्रोसेस में उसकी माना काफी कंज्यूम होती है, पर वो इतना एक्साइटेड होता है कि वो बिना रुके काम करता रहता है। थोड़ी देर में मोली उसको डिनर के लिए बुलाने आती है, पर जैसे ही वो घर के अंदर जाती है वो देखकर हैरान रह जाती है कि टाकुमी थकान से बेहोश हो चुका है। वो तुरंत अपने माँ बाप को बुलाती है जो कि टाकुमी को डांट लगाती और उसको माना रिस्टोर पोषण देती है। अगले दिन मोली और उसकी माँ उस पर नजर रखती ताकि वो फिर से अपनी माना को पूरा खत्म ना कर ले। इस वजह से उसकी प्रोग्रेस थोड़ी धीमी पड़ जाती, पर कुछ दिनों में वो मीडल्स रिफाइन कर लेता है और अपने लिए बर्तन भी बना लेता है जो कि उसकी एल्केमी जॉब के लिए लेवल अप कर देता है। अपने खाली समय में टाकुमी गांव
जाकर ब्लैक स्मिथ की मदद करता और अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके हाई क्वालिटी वेपन्स बनाता। इससे उसका ब्लैक स्मिथ जॉब क्लास लेवल अप हो जाता है और उसके बाद वो मोली के पिता के पास जाता है और उनसे पोषण उधार मांगते हैं ताकि वो उनका रेसिपी कॉपी कर सके। मोली के पिता उसको बेसिक पोषण देते हैं और कहते हैं कि अगर वो नए पोषण बनाता है तो वो उसको खरीद लेंगे। टाकुमी घर लौटकर कुकिंग करना शुरू कर देता है और जैसे पिंकमैन और वेल्टर वाटर की तारीफ करने लगता है। वो अपने आइडल्स की तरह मैजिक ब्लू ड्रग्स बनाता है, लेकिन उसका कलर ओरिजिनल रेसिपी से बहुत ही अलग होता है। अगले दिन ये जून की जंगल में चला जाता है और जो भी जहरीली पौधे होते हैं उसे खा लेता है। फिर अपनी प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करके जहर को निकालता है ताकि उसका पॉइजन रेजिस्टेंस बढ़ सके और प्यूरिफिकेशन मैजिक लेवल अप हो जाए। जब वो एक खास तौर पर एक खतरनाक पौधा खाने के बाद ठीक हो रहा होता है, तभी एक जाइंट आर्मर्ड बोर उस पर हमला कर देता है। टाकुमी मोस्टर देखकर घबरा जाता है। वो अपनी भाला चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बोर से टकराता है भाला तुरंत टूट जाता है। टाकुमी बहुत ही मुश्किल से उसके वार से बचता है, पर उस पे मैजिक का अटैक करता है तो कोई असर नहीं होता। टाकुमी पीछे हटने लगता है, तभी उसकी नजर एक पॉइजनस स्पाइडर पर पड़ती है जो कि बुरी तरीके से घायल होती है। उसे लगता है कि अब उसे एक साथ दो मोस्टर से लड़ना पड़ेगा, लेकिन तभी स्पाइडर बोर के चेहरे पर कूद जाती है और उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। बोर पहाड़ों से टकरा जाता है और हटने की कोशिश करता है, फिर दोबारा टाकुमी पर हमला करने लगता है। टाकुमी के पास अब कोई भी उपाय नहीं बचता, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक रिस्की प्लान आता है जो कि शायद से काम कर सके। जैसे ही बोर उस पर चार्ज करता है, टाकुमी बचने की जगह सीधा उसकी तरफ कूद जाता है। फिर वो अपनी एल्केमी स्किल का यूज करके बोर के दिमाग को डिकम्पोज कर देता है और बोर तुरंत मर जाता है। उसके बाद टाकुमी घायल स्पाइडर के पास जाता है और शुक्रिया कहने के लिए उसके चोटों को हील कर देता है। फिर वो वापस जाने लगता है, लेकिन तभी सिस्टम बताता है कि उसने पॉइजनस स्पाइडर को टैम कर लिया। टाकुमी बहुत ही चौंक जाता है, लेकिन स्पाइडर उसको पपी आई देकर देखती है और वो मजबूर होकर मान जाता है एक्सेप्ट करने के लिए। टाकुमी स्पाइडर का नाम मैपल रखने का फैसला करता है क्योंकि उसके बैक का डिजाइन एक मैपल की लीफ जैसा होता है। जैसे ही वो नाम रखता है, स्पाइडर इवॉल्व हो जाती है और वो बोलने लगती है। टाकुमी उसे गांव लेकर जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही डर जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकने वाली बात ये होती है कि टाकुमी ने इस इंसेक्ट को टैम कर लिया होता है, जो कि आमतौर पर टैम होने के लिए तैयार नहीं होते। टाकुमी सभी को बताता है कि इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। वो लोग पहले उस बड़े बोर पर ध्यान दे जो कि उसने शिकार किया है। उसी रात विलेज वाले एक बड़ी सी पार्टी रखते हैं ताकि बोर की मीट को एंजॉय कर सके और मोली की डेड टाकुमी को उस बोर के वैल्यूएबल मटेरियल्स दे देते। वो उससे कहते हैं कि वो सिटी में जाकर इन्हें बेच सकता है, क्योंकि एक टैलेंटेड इंसान को सिर्फ एक सिंपल से विलेज तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ नोलन टाकुमी के प्रोग्रेस को देख रही होती है और वो उसके लिए बहुत ही खुश होती है। तभी एक और गोडेस वहाँ पर आ जाती है और वो नोलन से पूछती है क्या टाकुमी एक स्पेशल इंसान है, क्योंकि सिर्फ उसी को ही नया बॉडी और स्पेशल पावर मिली है और उसको सेडोनिया एम्पायर के समनिंग से 1 साल पहले इस वर्ल्ड में भेज दिया गया था। कुछ दिनों के बाद जब टाकुमी सुबह उठता है तो वो अचानक देखता है कि वो मैपल के सिर्फ थ्रेड्स में कोकेल्ड हो चुका है। उसे देखते ही वो गुस्से से चिल्लाने लगता है और मैपल से पूछता है कि ये बकवास क्या है, तूने ये सब किया है। मैपल थोड़ी नर्वस हो जाती है और वो कहती है कि डैडी तुम हमेशा बिजी रहते हो, मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए, इसलिए मैंने ये सब किया। टाकुमी को तब रियलाइज होता है कि वो सच में मैपल पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि वो पोशंस बनाने में बिजी था। वो उससे कहते हैं कि ठीक है, आज मैं एक दिन के लिए छुट्टी लूंगा और मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये सुनते ही मैपल खुशी से उस पर जंप करने लगती है। तभी मोली की मॉम वहाँ पर ब्रेकफास्ट लेकर आ जाती है और जैसे ही टाकुमी के ऊपर एक स्पाइडर को देखती है, उसके दिमाग में एक अजीब सोच आने लगती है और सस्पिशियसली सोचने लगती है कहीं टाकुमी को कोई वेड और इलीगल फेटिश तो नहीं है। टाकुमी तुरंत सफाई देने लगता है और वो कहता है कि नहीं, मैं अपने पेट स्पाइडर से पैक होने में कोई इंटरेस्टेड नहीं रखता हूँ। लेकिन तभी मोली की मोम की नजर चमकदार सिल्क थ्रेड्स पर पड़ती है जो कि रूम के रूफ पर लटक रही होते हैं और उसका ग्रीडी साइड एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर टाकुमी और मैपल दोनों ही डर जाते हैं। मोली की मोम उन स्किनी सिल्क थ्रेड का यूज करके एक शर्ट बना लेती है जो एक लग्जरी आइटम होता है जो सिर्फ नोबल से अफोर्ड कर सकती हैं। जब विलेज की सारी औरतें उस सिनी शर्ट को देखती हैं तो वो उस पर फिदा हो जाती है और मैपल उनके बीच में एक इंस्टेंट सेलिब्रिटी बन जाती है। वो विलेज की औरतों का अटेंशन एंजॉय करती है और टाकुमी से कहती है कि डैडी आज मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती, मैं बहुत ही बिजी हूँ। टाकुमी सोचता है कि अगर मैपल बिजी है तो मैं कुछ और काम कर लेता हूँ, इसलिए वो एक ब्लैक स्मिथ के पास जाता है जहाँ पर उसके लिए एक लाइट लेदर आर्मर रेडी होता है। तभी मोली के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और टाकुमी से पूछते हैं कि तुम यहाँ से मूव आउट करने का प्लान कब बना रहे हो। ये सुनकर टाकुमी बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि विलेजर्स को कैसे बताए कि वो यहाँ से जाने वाला है। लेकिन सभी लोग ऑलरेडी सोच रहे होते कि टाकुमी को एक बड़ी सिटी में जाना चाहिए जहाँ पर उसका टैलेंट प्रॉपर्ली साइन कर सके। मोली के डैड और ब्लैक स्मिथ बताते कि अगले हफ्ते एक मर्चेंट नेबरिंग सिटी से विलेज आने वाले हैं और उसके कैरेज में टाकुमी के लिए एक सीट ऑलरेडी अरेंज कर दी गई है। ये सुनकर टाकुमी अंदर से काफी इमोशनल फील करता है और उसका दिल शुक्रिया अदा करता है। टाकुमी घर लौटता है और वो देखता है कि मोली की मम हॉरेंड रैबिट की गट्स को फेंक देने वाली है जो उसके हस्बैंड ने सुबह सुबह शिकार किए थे। वो कहती कि हॉरेंड रैबिट के सबसे डिलीशियस मीट होता है, इसलिए इसे सही तरीके से क्लीन और प्रोसेस करना विलेज के लिए पॉसिबल नहीं है। टाकुमी उससे कहता है कि वो होली एलिमेंट मैजिक का यूज कर सकता है और तुरंत मीट को प्यूरिफाई कर देता है। ये देखकर मोली की मम बहुत ही चौंक जाती है और वो उससे वार्न करती है कि किसी को भी प्यूरिफिकेशन मैजिक दिखाने से बचे, क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोग इसे कर सकते हैं और किसी गलत इंसान को पता चल गया तो वो मुसीबत में पड़ सकता है। इसके बाद टाकुमी पूरा एक हफ्ता विलेज को डेवलप करने में लगा देता है। वो एक मजबूत स्टोन वॉल बनाता है ताकि विलेज किसी भी डेंजर से सेफ रहे और इजीली वाटर सप्लाई के हैंड पंप
बम्स भी लगा देता है। जब अगले हफ्ते मर्चेंट पेपेक विलेज में आते तो स्टोन वॉल को देखकर बहुत ही डम्फाउंडेड हो जाते हैं। मोली के डैड और ब्लैकस्मिथ उसके पास बिजनेस करने के लिए बाहर आते हैं और जल्दी टाकुमी भी वहाँ पर पहुंच जाता है। वो पेपेक से अपने इंट्रोडक्शन देता है और फिर मोली के डैड को बताता है कि उसने अपने घर में 100 बोटल्स बेसिक हीलिंग पोशंस छोड़ दिए ताकि अगर विलेज को कभी भी जरूरत पड़े तो उसका यूज कर सकते हैं। पेपेक हीलिंग पोशन को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो काफी हाई क्वालिटी का लगता है। वो टाकुमी से पूछते क्या इसे और वो क्लोजली देख सकता है। जब पेपेक पोशन को एग्जामिन कर रहा होता है तब टाकुमी मोली और विलेज के लोगों से अलविदा कहने लगता है। विलेजर्स ने उसके लिए एक स्पेशल जैकेट बनाई होती है जो कि मैपल सिल्क से बनी होती है। टाकुमी उनका दिल से शुक्रिया अदा करता है और कैरेज में बैठ जाता है। जब विलेजर्स उसे गुड बाय कहने लगते हैं तो उसका दिल भारी हो जाता है। उसे लगता है कि ये विलेज इस वर्ल्ड का उनका असली घर है। ये इमोशनल गुड बाय देखकर पेपेक के एक बॉडीगार्ड की आंखों में आंसू भर जाता है। ब्लोंड बॉडीगार्ड अपना नाम हेल्थ बताता है और रेड हेड का नाम रियल होता है और साइलेंट बंदी का नाम बोगर होता है। पेपेक पहले बताता है कि ये लोग सी रैंक एडवेंचर पार्टी है और उसने इन्हें अपनी बॉडीगार्ड टीम में हायर किया है। जब सब स्मॉल टॉक करने लगते हैं तब रेड हेड रियल टाकुमी से उसके बैग के बारे में पूछता है। टाकुमी बताता है कि उसके बेड में उसकी स्पाइडर पेट है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और रियल उसके टाइम स्पाइडर को क्लोजली देखने की कोशिश करता है। मैपल सोचती है कोई परवेट है इसलिए वो तुरंत उसका हेडबट कर देती है और फिर चुपचाप बोल्ट बॉडीगार्ड बोगर की गोद में जाकर बैठ जाती है। मैपल के बिहेवियर को देखकर सभी हंसने लगते हैं। उसके बाद पेपेक टाकुमी से कहता है कि वो भी हीलिंग पोशन खरीदना चाहता है जो कि उसने विलेजर्स को दिए थे। जब तक वो बिजनेस के डिटेल्स को डिस्कस करते हैं तब तक पेपेक अपनी मजबूरन में कैरेज को रोकने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि रास्ते में मोस्टर्स आ गए होते हैं। टाकुमी बाहर झांकता है और वो देखता है कि कुछ गोब्लिन्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। एडवेंचरस तुरंत एक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं जबकि पेपेक का तो डर के मारे बुरा हाल हो चुका होता है। एडवेंचरस बिना किसी दिक्कत के आसानी से गोब्लिन को हरा देते हैं और इसके बाद उनका सफर शांत रहता है। 3 दिन के बाद वो लोग बेल्टोन सिटी पहुंच जाते हैं जहां पर टाकुमी सबसे पहले एडवेंचरल गिल्ड जाने का फैसला करता है। उसका असल प्लान एल्केमिस्ट गिल्ड में रजिस्टर करने का होता है लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताती है कि ऐसा कोई गिल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सुनकर टाकुमी बहुत ही उदास हो जाता है लेकिन वो फिर भी एक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर कर लेता है और फिर मैपल को अपना पेट डिक्लेयर कर देता है। ये सब होने के बाद वो पेपक की कंपनी में आ जाता है ताकि अपना पोशंस के बारे में डील कर सके। पेपक उसकी पोशन के लिए एक अच्छा प्राइस ऑफर करता है और टाकुमी अपने दिमाग में कैलकुलेशन करता है। 1 मिनट लगता है ये समझने में कि अगर वो जापान में होता तो सिर्फ एक डील में मिलियनियर्स बन सकता था। पेपेक बताता है कि जब टाकुमी फेमस हो जाएगा तो वही आइटम और भी ज्यादा हाई प्राइस पर बिकेंगे। टाकुमी सोचता है कि ये सब कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है जैसे कि कोई छुपी हुई चाल हो। उसे लगता है कि पेपेक उसे आइडियली लूटना चाहता है क्योंकि वो एक न्यूबी है। अचानक पेपेक उसे सजेस्ट करता है कि वो एक घर ले ले जिसमें एक वर्कशॉप हो ताकि बिजनेस इजीली हो सके। टाकुमी ये सुनकर पैनिक हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास इतनी सेविंग्स नहीं है। लेकिन पेपेक कहता है कि वो घर खरीदने की जगह सिर्फ रेंट पर ले सकता है। पेपेक अपने बटलर को बुलाता है और उसे कहता है कि टाकुमी को एक अच्छा प्रॉपर्टी दिखाए। बटलर उसे एक मैंशन दिखाता है जिसमें एक अटैच वर्कशॉप होता है और रेंट भी काफी कम होता है। टाकुमी सोचता है कि ये सब कुछ ज्यादा ही अच्छा है लेकिन फिर भी वो डील को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन वो मैंशन में शिफ्ट हो जाता है और सबसे पहले जो वो काम करता है वो एक टॉयलेट सीट क्रिएट करना होता है मैजिक का यूज करके क्योंकि वो किसी और तरीके से कंफर्टेबल नहीं होता। ये सब करने में उसकी बहुत ही सारी माना कंज्यूम हो जाती है और वो जैसे ही माना पोषण पी रहा होता है तभी होल से एक जोर से छींकने की आवाज सुनाई देती है। टाकुमी तुरंत बाहर भागकर देखता है कि मैपल ने पेपेक को एक ककून में लपेट दिया है। टाकुमी शॉक हो जाता है और वो गुस्से में पूछते कि उसने ऐसा क्यों किया। मैपल बिना किसी शर्म के जवाब देता है कि लोग इसे एंजॉय करते हैं। टाकुमी चीख पड़ता है बस गाँव के बच्चों को मजा आता था। लेकिन पेपेक कहता है कि उसे कोकून में बहुत ही कॉम्फी लग रहा है। खैर टाकुमी उसे फ्री कर देता है और मैपल की तरफ से माफी मांगता है। पेपेक इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता लेकिन वो कहता है कि पहले उसे टॉयलेट जाना है फिर बिजनेस करेंगे। टाकुमी उसे टॉयलेट का रास्ता बता देता है और जैसे ही पेपेक ग्लोसी केरेमिक टॉयलेट का सीट देखता है उसकी आंखें फट जाती है। टाकुमी पेपेक को बताता है कि ये टॉयलेट सीट एक स्पेशल फीचर के साथ आता है जो कि तुरंत ही सारा का सारा वेस्ट प्यूरिफाई कर सकता है। ये सुनकर पेपेक उससे पूछते क्या वो प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज कर सकता है। टाकुमी को तब याद आता है कि उसे ये बात छुपानी थी इसलिए वो पेपेक से कहता है कि ये बात किसी को ना बताए। पेपेक इस बात को छुपाने के लिए मान जाता है और फिर वो टाकुमी से 100 और टॉयलेट सीट्स बनाने के लिए कहता है क्योंकि ये बिजनेस के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। टाकुमी हाँ कर देता है तो पेपेक उससे कहता है कि उसे कुछ मददगार मिल लेने चाहिए और उसको ये भी सजेस्ट करता है कि मजदूरों की जगह एक स्लेव ले ले। ये सुनकर टाकुमी हैरान हो जाता है लेकिन पेपेक उसे समझाता है कि अगर वो एक स्लेव रखता है तो अपनी होली मैजिक की ताकत दुनिया से छुपा सकता है। वो बताता है कि जो भी लोग होली मैजिक का यूज कर सकते हैं उन्हें चर्च में मोनोपोली बना लेते हैं और उनका पूरा फायदा उठाते हैं इसलिए उसके लिए ये जरूरी है वो अपनी ताकत को छुपाए रखे। टाकुमी समझ जाता है पर वो स्लेव लेने के खिलाफ होता है क्योंकि उसका मानना है कि उसके मोरस के अगेंस्ट है। लेकिन पेपेक उसे समझाता है कि उतना भी बुरा नहीं है जितना कि वो सोच रहा है और उसको एक भरोसेमंद स्लेव ट्रेडर के पास ले जाता है। जैसे ही पेपेक अंदर किसी स्लेव की तलाश करने जाता है टाकुमी वहाँ के सुंदर गार्डन में थोड़ा घूमने लगता है। तभी उसकी नजर एक सुंदर एल्फ पर पड़ती जो कि उसे ठंडे लहजे में कह रही होती कि वो यहाँ से चला जाए। टाकुमी इस बात से हैरान होता है। एल्फ दोबारा वही बात कहती है, बता देती है कि ये जगह एक बच्चे के लिए नहीं है इसलिए उसको वापस चले जाना चाहिए। थोड़ी देर के बाद टाकुमी स्लेव ट्रेड कंपनी की मालिक
मालिक से मिलता है जो कि ग्लोथ लेडी होती है। इंट्रोडक्शन होने के बाद पीपेक उसको बताता है कि टाकोमी सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट लेने में हेजिटेट क्यों कर रहा है, ये उसके मोरल्स के अगेंस्ट है। गोथ लेडी उसे समझाती है कि उसे इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके देश में स्लेव्स अधिकार सुरक्षित होते हैं और उसे स्लेवरीज लॉ के बारे में बताती है जो ये कहता है कि एक मालिक को अपने स्लेव्स की बेसिक ह्यूमन राइट्स की इज्जत करनी पड़ती है। उन्हें खाना देना पड़ता है, कपड़ा देना पड़ता है और सारा कुछ देना पड़ता है जो उनकी जरूरत हो। मालिक स्लेव्स को बुरी तरीके से चोट नहीं पहुंचा सकते और जो भी काम कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है वो सिर्फ वही करवा सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी फोर्स के साथ नहीं करवा सकते और ये सुनकर टाकोमी को लगता है कि ये उतना बुरा नहीं है जितना कि उसने सोचा था। उसके बाद गोथ लेडी उसे स्लेव्स अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बताती है। पहले कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि उधार को चुका नहीं पाए और जब तक वो उधार को नहीं चुका देते तब तक उनको काम करना ही पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी में क्रिमिनल्स आते हैं जो कि अपनी जिंदगी सुधारने का मौका ले रहे होते हैं। तीसरी कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो कि वॉर प्रिजनर्स होते हैं जिन्हें कहीं और जगह नहीं मिल सकती इसलिए उन्हें स्लेव बना दिया जाता है। आखिरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि डाकुओं के द्वारा किडनैप कर लिए गए थे और इलीगली उन्हें स्लेव बना दिए गए। तभी पीपेक टाकोमी की तरफ से बात करता है और वो कहता है कि वो एक वॉर स्लेव लेना चाहता है जो बिना मालिक की मर्जी से आजाद नहीं हो सके क्योंकि टाकोमी के पास कुछ खास स्किल है जो कि उसे दुनिया से छुपानी है। गोथ लेडी टाकोमी से पूछती है कि उसे किस तरह का स्लेव चाहिए। टाकोमी बताता है कि उसे कोई ऐसा चाहिए जो घर का ध्यान रख सके और साथ ही रॉ मटेरियल्स गैदर करने और गिल्ड क्वेस्ट के द्वारा बॉडीगार्ड का काम भी करे। मोमी कहती है कि एक स्लेव से ये करवाना मुश्किल होगा इसलिए उसे 2 स्लेव्स लेने पड़ेंगे। फिर वो एक लड़की को बुलाती जो कि बैंडिट्स के द्वारा बचपन में किडनैप कर ली गई थी और उसका नाम मारिया होता है। मारिया पढ़ी लिखी होती है और घर के काम में भी ट्रेंड होती है। टाकोमी उसे देखते ही बहुत ही ज्यादा फिदा हो जाता है क्योंकि वो लोग की क्यूट लग रही होती है। वो उसे अपने घर के साइज के बारे में बताता है तो मारिया कहती है कि वो अकेले ही सब कुछ संभाल लेगी। टाकोमी थोड़ा हैरान होता है और वो उससे पूछते है कि जब वो इतनी क्यूट है तब कोई उसे लेकर क्यों नहीं गया, इतने लड़के होंगे जो उसको लेने के लिए लाइन में लगे होंगे। ये सुनकर मारिया एकदम लाल पड़ जाती है और वो कहती कि वो सिर्फ घर में ही काम करेगी लेकिन वो टाकोमी को रात में अपने कमरे में छुपकर नहीं आने देगी रॉ एक्शन के लिए। टाकोमी एकदम शर्मा जाता है और उसे समझाने लगता है कि वो सिग्मा मेल है जो कि ऐसे काम नहीं करता। गोथ मम्मी दोनों की बात सुनकर कहती कि अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का टाइम आ गया है और इस तरह मारिया ऑफिशियली टाकोमी की स्लेव बन जाती है। फिर मोमी बताती कि अभी उनके पास कोई वॉर स्लेव नहीं है जो बॉडीगार्ड बन सके लेकिन तभी मारिया को याद आता है कि उनके पास सोफिया नाम की एक लड़की है। मोमी मारिया को घूर कर देखती है और वो उससे कहती कि उसकी औकात नहीं है उसे सजेस्ट करने की और उसे तुरंत जाकर अपनी चीजें पैक करने के लिए कह देती है। ये सब सुनकर टाकोमी को क्यूरियोसिटी होती है कि ये सोफिया कौन है तो वो मोमी से कहता है कि वो कम से कम एक बार उससे मिलना चाहता है। मोमी उसे लेकर चल पड़ती है और पता चलता है कि सोफिया वही लड़की जो कि टाकोमी ने गार्डन में देखी थी। मोमी बताती है कि सोफिया 50 साल पहले एल्फ के साथ वॉर में कैप्चर हो गई थी और तब से उसने कभी भी किसी को अपना मास्टर नहीं बनाया। वो ये भी बताती है कि उसके शरीर पर अभी भी वॉर का डैमेज है और उसकी मैजिक भी किसी कर्ज की वजह से सील हो चुकी है। इस वजह से वो एक कॉम्बैटेंट या बॉडीगार्ड का काम नहीं कर रही है। टाकोमी मोमी से कहता है कि वो सोफिया से अकेले में बात करना चाहता है। मोमी उन्हें रूम में छोड़कर चली जाती है। जैसे ही मोमी चली जाती है सोफिया दोबारा से वही लाइन बोलती है कि टाकोमी को यहाँ से चले जाना चाहिए लेकिन इस बार टाकोमी उसका चेहरा पढ़ लेता है और जबरदस्ती उसकी स्टेटस विंडो को देखने लगता है। वहाँ उसे दिखाई देता है कि सोफिया एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसके लिम्स का डैमेज और कस की वजह से वो अभी भी यूजलेस है। टाकोमी के दिमाग में एक प्लान आता है कि अगर वो उसे हील कर सके तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी एसेट बन सकती है। वो तुरंत मोमी को बुलाती है और वो कहती है कि वो सोफिया के साथ भी कॉन्टेक्ट करेगा। सोफिया उसे याद दिलाती है कि अभी तो वो साकुरा से भी ज्यादा यूजलेस है लेकिन टाकोमी सिर्फ एक ही बात बोलता है, मैं आई कैन फिक्स हर क्यूब का प्रेसिडेंट हूँ और फिर इस तरह से पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है और फिर मोमी कॉन्ट्रैक्ट मैजिक कास्ट करके दोनों लड़कियों को टाकोमी के साथ ऑफिशियली जोड़ देती है। टाकोमी घर पहुंचता है लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है मैपल एकदम उस पर जंप कर देती है और उसको जमीन पर गिरा देता है। सोफिया तुरंत पैनिक कर जाती है, उसे लगता है कि उसका मास्टर किसी मॉन्स्टर के अटैक में आ गया है। वो एकदम एक्शन में आने वाली होती है कि तभी टाकोमी उसे रोक देता है और बताता है कि मैपल एक्चुअली उसका पेट है। दोनों लड़कियां एकदम कंफ्यूज हो जाती है लेकिन फिर वो सोचती है कि टाकोमी वैसे भी बहुत ही अजीब है इसलिए ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। फिर टाकोमी उन्हें अंदर लेकर जाता है और उनके लिए अलग अलग रूम्स एलोकेट करता है। वैसे भी घर में इतना एक्स्ट्रा कमरे जो कि उनका कोई यूज नहीं है। वो उन्हें बताता है कि वो जब चाहे तब घर का बात यूज कर सकती है। ये सुनते ही दोनों लड़कियां तुरंत नहाने के लिए चली जाती है। बात के अंदर मारिया कहती है कि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मोमी सोफिया को इतनी आसानी से जाने देगी। वो हमेशा उसके लिए प्रोटेक्टिव रही है लेकिन फिर वो मजाक में कहती है कि टाकोमी में जरूर कोई खास बात होगी। सोफिया लेकिन किसी और ही सोच में डूबी होती। उसे कॉन्ट्रैक्ट में देखना था कि टाकोमी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी थी। तो फिर ये लड़का आखिर में है कौन। उसके बाद वो डाइनिंग रूम में आते हैं जहाँ टाकोमी सभी के लिए डिनर बना चुका होता है। मारिया ये देखकर एकदम टंट्रम थ्रो कर देती है क्योंकि कुकिंग उसका काम होना चाहिए था। टाकोमी समहाउ उसे समझाता है और मना लेता है। सोफिया भी थोड़ी हेजिटेट होती है। एक मास्टर अपने स्लेव के साथ बैठकर खाना खाए लेकिन टाकोमी बस कैजुअल टोन में कहता है कि वो ऐसे ही चिल बंदा है। अगले दिन टाकोमी को पीपे की तरफ से एक पार्सल मिलता है। फिर वो मार्केट में शॉपिंग के लिए निकल पड़ता है।
रास्ते में उसे एक चर्च दिखाई देता है और वो बस वैसे ही कैजुअली अंदर चला जाता है, जहाँ उसे नोलेन का एक बड़ा स्टैचू दिखाई देता है और उसके सामने जाकर प्रे करने लगता है। उसने सुना था कि सिडोनिया एम्पायर इस देश के रिलीजन को कंट्रोल करता है, लेकिन नोलेन फिर भी उससे नफरत करती है। वो सोचती है कि आखिर वो इनसे नफरत क्यों करती है, ये सब भी तो उसकी पूजा करते हैं। और तभी एकदम से उसके कानों में नोलेन की आवाज गूंजती है। वो कहती है कि मैं इनसे इसलिए नफरत करती हूँ क्योंकि मैं इनके लिनर सर्कल का हिस्सा नहीं हूँ। टाकुमी एकदम आंखें खोलता है और वो देखता है कि वो एकदम बादलों के ऊपर फ्लोट कर रहा है। वो एकदम पैनिक कर जाता है और वो सोचता है कि कहीं वो दोबारा से मर तो नहीं गया, लेकिन नोलेन उसे शांत करती है और वो कहती है कि उसे बस एक छोटी सी चैट के लिए बुलाया गया है। फिर वो उसे सिडोनिया एम्पायर और राइवलरी के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि ओरिजिनली एक चर्च ऑफ क्रिएशन था जो कि उसकी पूजा करता था, लेकिन फिर सिडोनिया एम्पायर ने एक नया चर्च ऑफ डिवाइन लाइट बना दिया जो एक ऐसे भगवान को मानने लगा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिडोनिया ने अपने पावर का यूज करके ज्यादा फॉलोअर्स इकट्ठा कर लिए और धीरे धीरे चर्च ऑफ क्रिएशन को पीछे धकेलने लगा। लेकिन नोलेन को इंसानों के पेटी मैटर्स में इंटरफेयर करना पसंद नहीं था, तो उसने बस सब कुछ होने दिया। उसके बाद वो टाकुमी से कहती कि जो भी ब्लेसिंग उसने दिए वो हमेशा उसके लिए रहेंगे, लेकिन जो छोटा सा प्लॉट आर्मर उसने दिया था वो अब जल्दी खत्म होने वाला है। टाकुमी को बताया जाता है कि अब उसके लिए प्रॉब्लम सोल्व करना मुश्किल हो सकता है और जो लोग उससे मिलेंगे हो सकता है कि वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहे। तभी टाकुमी को एहसास होता है कि अब तक जो भी हेल्पफुल उसके सामने आए थे वो सब बस नोलेन की ब्लेसिंग की वजह से थे, लेकिन अब सब कुछ उसके हाथों में। इतना सोचते ही प्रार्थना खत्म हो जाती है और वो अपने आप को फिर से चर्च के अंदर पाता है। वो जल्दी से घर लौटता है और जैसे ही अंदर जाता है मैपल उस पर झपट पड़ती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी सभी लड़कियां उसकी मदद के लिए आ जाती है और उसका सामान उठाने लगती है। टाकुमी देखता है कि सोफिया उसके एक खास पार्सल के करीब पहुंच रही है, इसलिए वो तुरंत अपने आइटम बॉक्स का यूज करके पार्सल को वहां से तुरंत गायब कर देता है। फिर बिना किसी देरी के वो सीधा वर्कशॉप की तरफ चला जाता है अपने नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। लेकिन अब सोफिया क्यूरियस होती है क्योंकि वो देख चुकी होती है कि पार्सल एक मैजिक पेपर में वरीप किया गया था। उसके मन में एक सवाल आता है कि आखिर उस पार्सल में ऐसा क्या हो सकता है जो कि इतनी केयरफुल प्रोटेक्ट की जा रही है। ये जानने के लिए वो चुपके से टाकुमी का पीछा करती है, लेकिन जैसे ही वो वर्कशॉप के अंदर जाती है उसके होश उड़ जाते हैं। टाकुमी एक छुरी को जहर के बर्तन में डुबा रहा था और बिना किसी हेजिटेशन के अपने हाथ पर उस छुरी से कट लगाता है। फिर वो होली मैजिक का यूज करके जहर को प्यूरिफाई करता है ताकि वो अपनी हीलिंग मैजिक का लेवल बढ़ा सके और सोफिया की ट्रीटमेंट कर सके। टाकुमी पूरे टाइम दर्द से करा रहा होता है और तभी वो अचानक से मारिया का नाम ले लेता है। ये सुनते ही सोफिया का गुस्सा फट पड़ता है और वो जोर से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और वो चिल्लाती है कि अगर तुमने मारिया के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। लेकिन जैसे ही वो ये कहती है उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो टाकुमी की बाहों में बेहोश हो जाती है। टाकुमी देखते है कि सोफिया बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है और उसके हाथ में एक छोटा सा घाव भी होता है। वो तुरंत उसे हील करने की कोशिश करता है, लेकिन हीलिंग मैजिक पर एक कर्स का असर होता है जो कि उसके स्पेल को रोक रहा होता है। टाकुमी मुश्किल से मगर सफलता पाता है और उसकी होली मैजिक का लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद वो सोफिया को उसके कमरे में लेकर जाता है और मारिया उसे बताती है कि जब भी सोफिया ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है तो वो इतनी थक जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। टाकुमी कहता है कि ये आखिरी बार है और फिर बिना किसी देरी के एक कर्स डिस्पेलिंग स्पेल और हाई लेवल हीलिंग स्पेल कास्ट करता है। जैसे ही स्पेल कंप्लीट होता है सोफिया का घाव भर जाता है और उसका कटा हुआ कान भी वापस उग जाता है। कुछ देर के बाद जब सोफिया उठती है तो मारिया उसको ये अच्छी खबर देती है। सोफिया अपना कान देखकर हैरान रह जाती है और तभी उसको एहसास होता है कि उसकी मैजिक भी वापस आ चुकी है। खुशी के मारे उसे तुरंत वो गले लगा लेती, तुम अब बिल्कुल ठीक हो। सोफिया तुरंत टाकुमी के पास जाती है और उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है, लेकिन टाकुमी ये देखकर सोचते है कि कहीं उसके और सोफिया के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई, इसलिए उसको सब कुछ साफ साफ बता देता है। वो कहता है कि मैं खुद को पॉइजन कर रहा था ताकि मैं अपनी हीलिंग मैजिक का लेवल अप कर सकूं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। फिर वो ये भी क्लियर करता है कि मारिया का नाम लेने का कोई अलग मतलब नहीं था, बल्कि वो सिर्फ ये कह रहा था कि मारिया ने गलती से उसके पॉइजनस हर्ब को गार्बेज में फेंक दिया था। सोफिया उससे गुस्से में पूछती कि तुम इतना डेंजरस काम क्यों कर रहे थे। टाकुमी हल्का सा मुस्कुरा कर कहते हैं क्योंकि मैं आई कैन फिक्स हर क्लब का मास्टर हूँ। सोफिया की आंखों में आंसू आ जाते और वो टाकुमी के सामने घुटनों के बल गिर जाती है और वो उसे जीवन भर वफादारी का वचन देती है। अगले दिन टाकुमी लाइब्रेरी जाता है एल्केमी पर कुछ किताबें ढूंढने के लिए, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ 4 किताबें हो, वो काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसके दिमाग में एक सवाल आता है, जब एल्केमी इतनी सिंपल है तो सब लोग इसमें कम दिलचस्पी क्यों रख रहे हैं। तभी उसे एक अजीब सी बात समझ में आती है। वो किताबें एक प्राचीन भाषा में लिखी होती है जो सिर्फ उसे ही समझ आती है क्योंकि उसे गॉडेस की ब्लेसिंग मिली है। वो वापस घर लौटता है और तुरंत अपने नए काम पर लग जाता है, मर्चेंट पीपे के लिए नए टॉयलेट सीट्स बनाना। कुछ ही दिनों में वो 100 टॉयलेट सीट्स को बना लेता है और वो डिसाइड करता है कि अब थोड़ी देर तक मास प्रोडक्शन से ब्रेक लेना चाहिए। अब मैं थोड़ा सफर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे दुनिया देखनी है। वो बताता है कि सोफिया उसकी बॉडीगार्ड होगी जबकि मारिया घर की देखभाल करेगी, लेकिन मारिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। टाकुमी थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो एक नॉन फाइटर
घर को अनजान जगह ले जाने से हेजिटेट करता है और घर की देखभाल करने के लिए भी तो कोई काम करने वाला चाहिए। लेकिन तभी मारिया का नाटक शुरू हो जाता है और रोना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि मुझे अकेला छोड़ना मतलब एक टॉयलेट को बीच रेगिस्तान में अकेला छोड़ देना। टाकुमी उसके अजीब सोच पर अपना सर पकड़ लेता है। ये स्टूपिड रेडहेड हमेशा ऐसे अजीब एग्जाम्पल्स क्यों देती है। मारिया उसके करीब आती है, अपनी आंखों में पपी आई लेकर आती है और एक इमोशनल अपील देती है। टाकुमी महसूस करता है कि उसकी सोच धीरे धीरे हिल रही है, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले वो मारिया के स्टेटस को चेक करने का सोचता है। वो मारिया का चेहरा पड़ता है और उसका स्टेटस विंडो देखता है और एकदम शॉक हो जाता है। मारिया सिर्फ एक सिंपल मेड ही नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज्ड बैटल मेड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके स्टेटस तो टाकुमी से भी बहुत ही बेहतर है। टाकुमी हैरान रह जाता है। मारिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने साथ ले चले। तभी सोफिया उठती है और वो कहती है कि टाकुमी इसे अपने साथ ले चलो, मैं इसे रात दिन फाइटिंग सिखाने वाली हूँ। टाकुमी थोड़ा सोचता है और फिर मान जाता है, ठीक है तुम दोनों चल सकती हो। अब जब सफर तय हो चुका था, टाकुमी लड़कियों को अपनी वर्कशॉप में लेकर जाता है ताकि उसके लिए वेपन्स और आर्मर बना सके। कौन सा वेपन चाहिए वो पूछता है। सोफिया बिना किसी देरी के अलग अलग वेपन्स की एक बड़ी लिस्ट बनाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सोफिया कहती है कि उसे सोर्ड्स और नाइफ्स यूज करना आता है, लेकिन सोफिया उसे स्पेयर चलाना सिखाने का फैसला करती है क्योंकि छोटी छुरी से अटैक करना पावर बहुत ही कम होती है। जब तक लड़कियां स्पेयर के साथ प्रैक्टिस कर रही होती हैं, टाकुमी अपनी ब्लैक स्मिथिंग स्किल का इस्तेमाल करके उनके लिए नए वेपन्स तैयार करने लगता है। नया सफर शुरू होने वाला था। टाकुमी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। टाकुमी बस वेपन ही नहीं बनाता बल्कि उन पे इंट्रिकेट डिजाइन कार्व करता, बस मजे के लिए। फिर वो इंशेंटमेंट स्पेल डालकर उन्हें और ड्यूरेबल बना देता है। जब वो मारिया के लिए बनाई गई नाइफ्स को देखता है तो उसके दिमाग में एक अजीब सी सोच आती है, अगर ये नाइफ्स मारिया के जूसी थिंग से बड़ी हो तो। बस इतना सोचना था कि टाकुमी की नाक से लाल रंग बाहर आने लगती है, पर तभी उसका काम खत्म नहीं हुआ था। आर्मर बनाने के लिए उसे लड़कियों के एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए होते हैं, लेकिन अगर वो खुद नापने की कोशिश करे तो शायद से नाक से इतना खून बह जाएगा कि वो वहीं पर मर जाएगा। इसलिए वो अपनी एक स्किल का यूज करता है। लड़की के 2 पपेट्स बनाता है जो एग्जैक्टली मारिया और सोफिया जैसे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही वो इन पपेट्स को और ज्यादा इंस्पेक्ट करने वाला होता है, मैपल वहाँ पर आ जाती है। भगवान का शुक्र है, वरना यहाँ पर कोई और कांड हो जाता। टाकुमी जल्दी से मैपल से स्पाइडर सिल्क मांगता है और फिर आर्मर डिजाइन करने लग जाता है, एक हार्डकोर इंसेल की तरह। कुछ दिन के बाद आर्मर बनकर तैयार हो जाता है और ये आर्मर बिल्कुल दिखने में नॉर्मल कपड़ों जैसा लगता है, पर अंदर काफी ज्यादा टफ होता है। जब लड़कियां इसे पहनती है तो वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाती है। इतना परफेक्ट कैसे बना लिया, सोफिया पूछती है। टाकुमी तुरंत मैपल की तरफ देखता है ताकि वो उसका डर्टी सीक्रेट ना बता दे। फिर वो लड़कियों का ध्यान हटाने के लिए उन्हें पहले वेपन्स चेक करने के लिए कहता है। उसके बाद वो दोनों को मिथ्रिल के मैजिक रिंग देता है जो कि उन्हें स्पेल कास्टिंग स्पीड को बढ़ा देगी। अब जब सब रेडी होता है तो टीम एडवेंचर्स गिल्ड जाती है, जहां सोफिया और मारिया को ऑफिशियली एडवेंचर के रूप में रजिस्टर कर दिया जाता है। टाकुमी फिर उन्हें एक पार्टी के रूप में रजिस्टर करता है। गिल्ड रिसेप्शनिस्ट टाकुमी को याद दिलाता है कि 1 महीना होने वाला है और उसे अपने एडवेंचर्स लाइसेंस के लिए मैंडेटरी रिक्वेस्ट कंप्लीट करनी होगी। टाकुमी कहता है कि वो इसी काम से आया और रिक्वेस्ट बोर्ड पर एक आसान क्वेस्ट ढूंढने लगता है। तभी एकदम से कुछ मोटे अगली लूजर वहाँ पर आ जाती है। ए लड़की, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, वो कहने लगते हैं। टाकुमी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। मेरी लड़कियों से कोई ऐसे बात करेगा, हरगिज नहीं। वो सीधा उन मोटू लोगों के साथ जाकर टकरा जाता है। उसका लीडर जो सिर्फ एक चलती फिरती हिप्पो लग रहा होता है, उसे घूर कर देखता है। टाकुमी अंदर से थोड़ा डरेड होता है पर वो दिखाता नहीं। अगर तू इतना मोटा है तो तेरी माँ इतनी भारी होगी कि उसे सुपरमैन भी नहीं उठा सकता, टाकुमी बोलता है। ये सुनते हिप्पो धधक उठता है और वो गुस्से में आकर टाकुमी को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन टाकुमी ऑलरेडी एक स्पेल कास्ट कर चुका होता है जो कि उसकी बॉडी को मेटल में बदल देता है। हिप्पो का मुक्का सीधा उसके मेटल बॉडी से टकराता है और उसका हाथ टूट जाता है। उसके लाइकिस भी टाकुमी पर अटैक करने वाले होते, पर तभी गिल्ड मास्टर आ जाता है और जोर से चीख कर उन्हें रोक देता है। वो हिप्पो की टेढ़ी हाथ को देखते और टाकुमी से पूछते कि ये तूने किया। मारिया तुरंत उसके सपोर्ट में बोलती, लेकिन गिल्ड मास्टर उसकी बात नहीं मानता। तभी रिसेप्शनिस्ट आता है और सब कुछ समझाने लगता है। अब सच्चाई सामने आने वाली थी। गिल्ड मास्टर बराक उन लूजर्स की गैंग को डांट कर भगा देता है और फिर टाकुमी की पार्टी को अपनी ऑफिस बुलाता है और टाकुमी से पूछते कि उसने हिप्पो के साथ क्या किया, पर टाकुमी पहले हेजिटेट करता है। लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट कहता है कि उसने हल्का माना डिटेक्ट किया था तो टाकुमी समझ जाता है कि अब छुपा नहीं सकता। वो बताता है कि उसने सिर्फ एक चारकोल का टुकड़ा निकाला और उसको डायमंड में बदल दिया और फिर उसे अपने शरीर पर कोट कर लिया। वो अटैक से बच रहा था। ब्राक समझ जाता है कि टाकुमी एक अल्केमिस्ट है। फिर रिसेप्शनिस्ट हंसते हुए कहता है कि उसकी टीम में इतनी सारी सुंदर लड़कियां हैं तो कई लोग उसे तंग करने की कोशिश करेंगे। वो सजेस्ट करता है कि टाकुमी को सीधा डी रैंक में प्रमोट कर दिया जाए ताकि वो सेफ रहे और उसे एक हायर लेवल क्वेस्ट देने के लिए कहा जाए। गिल्ड मास्टर परमिशन दे देता है और सोफिया और मारिया भी इस बात से एग्री करती है। इसलिए टाकुमी क्वेस्ट लेने का फैसला करता है। पहला क्वेस्ट गोब्लिन को खत्म करने का होता है। मैपल की मदद से वो लोग जल्दी गोब्लिन की लोकेशन को ढूंढ लेते हैं और सोफिया आगे बढ़कर तुरंत 2 गोब्लिन को मार देती है और दूसरे 2 गोब्लिन को टाकुमी और मारिया सिर्फ दौड़ाते हैं। मैपल अपनी सेल्फ थ्रेड से उन्हें बांध देती है और फिर टाकुमी और मारिया उन्हें आसानी से
खत्म कर देती। इसके बाद वो और भी गोब्लिन्स और कोबोल्ड्स को मारकर अपने मिशन को कंप्लीट कर लेती। टाकुमी थोड़ा चिंतित होता है क्योंकि गोब्लिन कुछ ज्यादा ही दिख रहे होती। सोफिया कहती कि जरूर कहीं एक गोब्लिन जनरल होगा जो कि इन्हें लीड कर रहा है। आमतौर पर एक गोब्लिन जनरल को हराने के लिए कम से कम 5 डी रैंक पार्टीज की जरूरत होती है, पर सोफिया को पूरा भरोसा होता है कि वो 3 लोग इसे अकेले ही हरा सकती। टाकुमी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था, पर सोफिया और मारिया को बस लड़ने की चाहत है। तभी मैपल बताती कि उसको लगता है कि वो जल्दी इवॉल्व होने वाली है। टाकुमी फौरन स्पेस मैजिक का यूज करके एक पॉकेट डायमेंशन बनाता है जिसमें मैपल रेस्ट कर सके। फिर वो तीनों गोब्लिन स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ निकल पड़ती। सोफिया प्रिडिक्ट करती कि वहाँ पर करीबन 300 गोब्लिन्स हैं। ये सुनकर टाकुमी घबरा जाता है और वो सोफिया से पूछते क्या ये करना जरूरी है, पर वो उसकी बात को नहीं सुनती है। वो अपनी विंड मैजिक का यूज करके कंफर्म करती कि वहाँ पर कोई होस्टेज नहीं है, इसलिए वो बिना किसी टेंशन के पूरा गोब्लिन स्ट्रॉन्ग होल्ड मैजिक से उड़ा सकते हैं। तीनों अपने मैजिक स्पेल को चार्ज करते हैं और फिर क्यूबलेस गोब्लिन्स पर अटैक कर देते हैं। एक ही अटैक में उनमें से बहुत ही सारे गोब्लिन्स खत्म हो जाते हैं। फिर गोब्लिन जनरल बाहर आता है और सीधा टाकुमी की तरफ चार्ज करता है। टाकुमी अपनी स्पेल से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और एक फायर स्पेल का यूज करके एक ही बार में रोस्ट कर देता है। उसके बाद टाकुमी और उसकी पार्टी गिल्ड वापस लौट आती है और पूरी तरीके से थकी हुई होती है, पर एक और मुश्किल मिशन कंप्लीट करने के सेटिस्फेक्शन के साथ। जब टाकुमी और उसकी पार्टी के लिए लाए गए मैजिक जेमस्टोन और रिसोर्स का अमाउंट देखता है तो उसे एक मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। वो फौरन टाकुमी से कहता है कि उसे गिल्ड मास्टर के ऑफिस में आना पड़ेगा, पर टाकुमी इतना थक चुका होता है कि वो चलने की भी हालत में नहीं होता और उसका मन भी नहीं करता। फिर भी वो किसी तरह ब्राक के ऑफिस में पहुंचता है जहाँ पर गिल्ड मास्टर एकदम से चिल्लाने लगता है। एक गोब्लिन जनरल को हराने के लिए कई डी रैंक्स की टीम लगती है और तुम लोग उसे अकेले ही हरा पाए। बराक अपना सर पकड़ लेता है। अचानक उसके गंजे सर के सामने एक पॉकेट डायमेंशन खुलता है और एक हाथ बाहर आकर उसके पीछे धकेल देता है। मैपल इवॉल्व होकर उस बड़े डायमेंशन से बाहर आती है। वो आधी स्पाइडर और आधी इंसान बन चुकी होती है। वो अपने दोस्तों को बड़े केयरफुल तरीके से इंट्रोड्यूस करवाती है। मास्टर अब और कुछ बोलने की हालत में नहीं रहता, बस अपना हाथ हिलाकर टाकुमी से कहता है चलो घर जाओ। कुछ दिन के बाद मारिया शर्माती हुई टाकुमी के वर्कशॉप में आती है। वो उसे कुछ पुराने कपड़े मांगती है क्योंकि उसे और सोफिया के लिए अंडरवेयर बनानी है। टाकुमी कहता है कि सिर्फ क्राफ्ट से वो अच्छा अंडरवेयर नहीं बना पाएगी। तभी मारिया एक स्ट्रेच दिखाती है जो उसने डिजाइन किया है। टाकुमी उसे देखकर सोचता है कि ये बहुत ही बेसिक है। वो फौरन एक और स्केच बनाता है एक मॉडर्न लॉन्जरी का जिसमें एक छोटा सा बो भी होता है। मारिया जैसे ही डिजाइन देखती है वो खुशी से उछल पड़ती है, मुझे भी चाहिए। वो एक्साइटेड होकर कहती है। तभी मैपल पॉकेट डायमेंशन से बाहर आकर बोलती है टाकुमी पेपल आया है। टाकुमी जैसे ही बाहर जाता है वो देखते कि मर्चेंट पेपल बेहोश पड़ा है। शायद मैपल के नए रूप देखकर बेहोश हो चुका था। थोड़ी देर के बाद पेपल होश में आता है। वो इतना बताता है कि मार्किस गोडविन जो कि इस शहर का शासक है टाकुमी से मिलना चाहता है। टाकुमी पहले तो एक नोबल से मिलने के लिए थोड़ा हेजिटेट करता है, पर वो गोडविन से मिलता है तो देखते कि वो एक सिंसियर और ईमानदार आदमी है। वो किसी भी इंसान के सामने झुकने को तैयार है जो उसके शहर को बेहतर बना सके। गोडविन टाकुमी का शुक्रिया अदा करता है सेल्फ प्यूरिंग टॉयलेट्स और गोब्लिन जर्नल को हराने के लिए, लेकिन फिर उसे एक वार्निंग भी देता है अगर होली सिडोनिया एम्पायर को टाकुमी की पावर्स के बारे में पता चल गया तो वो लोग उसको पक्का ढूंढने आएंगे। टाकुमी का दिमाग ये सब सुनकर बिल्कुल फ्राई हो चुका होता है। घर आते वक्त वो सिर्फ ये सोचता है कि बस सब रेस्ट करेगा, पर तभी मैपल उसे एक बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक देती है और उसको याद आता है कि उसने मारिया और सोफिया के लिए एक लॉन्जरी बनानी है। बस एकदम उसका एनर्जी लेवल 100% हो जाता है। टाकुमी बिना रुके 3 दिन और 3 रात काम करता रहता है लगातार, हर एक डिटेल्स का ध्यान रखता है ताकि मारिया और सोफिया के लिए एकदम परफेक्ट लॉन्जरीज बना सके। जब फाइनली वो काम को कंप्लीट कर लेता है तो उसकी हालत खत्म हो चुकी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि वो लड़कियों से कैसे कहे कि वो ट्राई करे। वो हाथ जोड़कर बोलने वाला होता है पर एकदम से वो सोचता है कहीं वो लोग मुझे क्रीप ना समझ लें। बस उसका पूरा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। वो भागकर अपने कमरे में छिप जाता है। उसका डर ये भी नहीं देखता कि लड़कियां तो एक्चुअली उसको एक छोटा सा फैशन शो देने के लिए तैयार थी। कुछ दिन के बाद टाकुमी को अचानक से आइसक्रीम की क्रेविंग होती है और क्योंकि इस दुनिया में कोई भी रेफ्रिजरेटर नहीं होता है तो वो बिना सोचे समझे 3 नए रेफ्रिजरेटर्स बना देता है, बस क्योंकि ये टाकुमी है। जैसे ही लड़के नए रेफ्रिजरेटर्स का दरवाजा खोलती है उन्हें एक ठंडी सी हवा महसूस होती है। फिर क्या था, वो सीधा उसके सामने बैठ जाते जैसे कोई देसी एसी का मजा ले रही हो। टाकुमी बस यही सोचता रह जाता है कि इन बेचारे को ओजोन लेयर डिप्लेशन कैसे समझाया जाए। उसके दिमाग में ये भी घूम रहा होता है कि उसने आयरन और दूसरे एलिमेंट्स को कंबाइन करके स्टेनलेस स्टील बनाए और एक मैजिक डिवाइस का यूज किया जो अपने आसपास के जगहों को ठंडा करता है। ये एक बॉक्स है जो कि खाना ताजा और ठंडा रखता है। टाकुमी मारिया को बताता है। मारिया खुश होकर उसका शुक्रिया अदा करती है। अब मुझे हमेशा ताजा इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, वो खुशी से कहती है। टाकुमी ब्लू वाला रेफ्रिजरेटर अपने पास रखने का फैसला करता है क्योंकि सोफिया को वो पसंद आता है। बाकी 2 रेफ्रिजरेटर को पेपेक और ऑफिस लेकर जाने का प्लान बनाता है ताकि उसे नए इन्वेंशन के बारे में बता सके। फिर वो लड़कियों से कहता है कि इसके बाद वो एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेगा, उसका इक्विपमेंट अपग्रेड करने का। सोफिया को लगता है कि अभी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, पर टाकुमी कहता है कि आज नहीं तो कल हमें एक और एडवेंचर पर निकलना ही पड़ेगा, तब तक अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। टाकुमी गिल्ड जाता है ताकि सबसे हाई क्वालिटी मटेरियल्स के बारे में जान सके जैसे कि मिथ्रिल और एडमंटाइट, लेकिन
लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताता है कि ये मटेरियल्स यहाँ बहुत ही रेयर है क्योंकि कोई भी ब्लैकस्मिथ इन्हें ठीक से हैंडल नहीं कर सकता। वो टाकुमी को सजेस्ट करता है कि वो डिवर्स के देश ब्लैकस्मिथ से बात करे क्योंकि वो ज्यादा स्किल्ड होते हैं। फिर अचानक रिसेप्शनिस्ट को याद आता है कि टाकुमी एक एल्केमिस्ट है, तुम चाहो तो अपना खुद का मटेरियल सिंथेसाइज कर सकते हो, पर ये बहुत ही मेहनत का काम है और इनएफिशिएंट भी है। टाकुमी सोच में पड़ जाता है। तभी रिसेप्शनिस्ट एक और तरीका बताता है। नॉर्थ वेस्ट में एक माइन है जहाँ पर मिथ्रिल और एडमंटाइन डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पर दिक्कत ये थी कि सिर्फ ब्लैकस्मिथ गिल्ड के मेंबर्स ही वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर रिसेप्शनिस्ट एक लूप होल ढूंढ निकालता है। अगर टाकुमी एक क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले जो कि माइन के मोस्टर को डिफीट करने का है, तो वहाँ पर जाकर मिथ्रिल और एडमंटाइन भी माइन कर सकता है। टाकुमी को ये आइडिया पसंद आता है। टाकुमी भी प्लान बना रहा होता है, तभी अचानक गिल्ड मास्टर उसके पीछे खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज है। टाकुमी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि गंजा आदमी उसके काफी करीब आ गया होता है। गिल्ड मास्टर बताता है कि शहर में ट्रेंट वुड की कमी हो रही है। ये एक खास लकड़ी जो कि ट्रेंट्स नाम के ट्री मोस्टर को हराने पर मिलती है और ट्रेंट्स उस माइन के रास्ते में भी मिलते हैं। टाकुमी को समझ में नहीं आता कि वो खुश है या फिर दुखी, लेकिन वो ये क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि ये वैसे भी उसके रूट में ही पड़ता है। फिर गिल्ड मास्टर एक और काम उसके सर पर डाल देता है। एक ब्लैकस्मिथ गिल्ड से एक ब्लैकस्मिथ ने बॉडीगार्ड के लिए क्वेस्ट की है जो माइन तक सेफली पहुंचा सकता है। गिल्ड मास्टर चाहता है कि टाकुमी भी एक्सेप्ट करे। टाकुमी को महसूस होता है कि उस पर एकदम काम का पहाड़ गिर गया है, पर जब गिल्ड मास्टर कहता है कि अगर ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो उसके और लड़कियों के रैंक्स को प्रमोट कर दिए जाएंगे, तो वो हाँ बोल देता है। टाकुमी रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि माइन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि अगर वो नॉर्मल घोड़े से जाए तो उसे 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन अगर मोस्टर्स हीरो का यूज करे तो सिर्फ 4 दिन। टाकुमी सोच ही रहा होता है कि अब मोस्टर्स हीरोज का इंतजाम कैसे करे। तभी अचानक से एक जाने पहचाने चेहरे के साथ रेड हेड एडवेंचरर रील वहाँ पर आता है। वो वही लड़का है जिसे टाकुमी ने पहली बार विलेज से निकलते वक्त मिला था। रील और टाकुमी एक दूसरे से कैचअप करते हैं और फिर रील गिल्ड मास्टर को बताता है कि उनकी पार्टी एक बुफेलो हंट करके लेकर आई और वो इसे स्पॉइल होने से पहले डिलीवर करने वापस आया। टाकुमी सोचता है कि अब देखना पड़ेगा कि ये मोस्टर्स हीरोज वापस कब मिलते हैं, नहीं तो पूरा 1 हफ्ता लग जाएगा। रील कल अपने दोस्तों के पास वापस जाने वाला होता है, लेकिन टाकुमी उसे अपने घर रात बिताने के लिए कहता है। रील खुशी खुशी मान जाता है और फिर वो टाकुमी के साथ पीपेक से मिलने जाता है। पीपेक जैसे रेफ्रिजरेटर देखते हैं बिल्कुल पागल हो जाता है। वहाँ टाकुमी उसको बताता है कि वो माइन जाने वाले मिथ्रिल लेने के लिए वो पीपेक के उसके मोस्टर घोड़ों से खींचने वाली एक कैरेज को उधार देने का फैसला करता है, लेकिन बदले में वो मिथ्रिल और का कुछ हिस्सा खरीदना चाहता है। टाकुमी खुशी खुशी ये डील को मान लेता है। उसके बाद पीपेक उसे वो रेफ्रिजरेटर बनाने की रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद टाकुमी नए ब्लैक स्मिथ के पास जाता है ये देखने के लिए कि क्या कोई उसको मिथ्रिल दे सकता है, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर पाता। और जब वो वापस घर पहुंचते तब तक रात हो चुकी होती है। अचानक रियो एक अजनबी शख्स को उसकी तरफ आते हुए देखते उसे हॉस्टिल वाइब मिलती है, इसलिए वो टाकुमी को लेकर भागने का फैसला करता है, लेकिन उस हुडेड अटैक एक जोर सा किक मारकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो अपनी हुड हटाती है और फिर पता चलता है कि वो सोफिया है। उसको लगता है कि रील उसके फैम बॉय मास्टर को किडनैप कर रहा है और रील पर वार करने वाली होती है, लेकिन टाकुमी बीच में आ जाता है और वो सब कुछ समझाता है। फिर वो रील से माफी मांगते हैं और वो रील कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अब उसके पास बहुत ही सारे सवाल हैं। जल्दी सब घर पहुंच जाते हैं और जैसे रील मैपल का नया इवल ड्रॉप देखता है वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। उसको जलन होती है कि टाकुमी 3 सुंदर लड़कियों के साथ रह रहा है जब तक कि वो अभी तक सिंगल है। रात में टाकुमी अपनी टीम को गिल्ड से लाए हुए नई क्वेस्ट के बारे में बताता है। सब लोग तय करते कि मिशन लेना चाहिए। अगले दिन जैसे रील घर चला जाता है, टाकुमी नए वेपन्स बनाना शुरू करता है। वो एक बड़ी टंगस्टन स्वॉर्ड बनाने की कोशिश करता है जो कि दुश्मन की माना को ऑब्जर्व कर सके, लेकिन उस पर एल्केमी स्किल का काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी तरह वो उसको टंगस्टन के ब्लॉक में बदल देता है और उसे एक स्वॉर्ड फोर्ज करता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसकी सारी माना ड्रेन हो जाती है। 3 दिन के बाद टाकुमी और उसकी पार्टी एक ब्लैक स्मिथ के साथ गेम्बो सफर पर निकलते हैं। जब वो उस जंगल में पहुंचते जहां पर उन्हें ट्रेंड्स मिलते हैं, तो अपनी कैरेज को एक सुरक्षित जगह पर पार्क कर देते हैं और उसके आसपास एक बैरियर स्पेल कास्ट कर देते हैं। फिर वो ट्री मोस्टर शिकार करने के लिए अंदर जाते हैं। टाकुमी को पता नहीं होता कि ट्रियांट्स दिखते कैसे, लेकिन सोफिया को इनसे निपटने का एक्सपीरियंस होता है। वो बता सकते हैं कि कौन से पेड़ असल में ट्रियांट्स है जो कि असली शकल छुपा रहे हैं। जैसे ही उसको एक दिखाई देता है वो टाकुमी को सिग्नल देती है। टाकुमी बिना देरी के उस पर हमला कर देता है। ट्री मोस्टर पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन टाकुमी और उसकी टीम आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक करके उसको हरा देती है। लेकिन अचानक एक बड़ी सी ट्रियांट्स की फौज उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। सोफिया टाकुमी से कहती है कि इन सब से जल्दी निपटने का एक ही तरीका है, मैजिक का इस्तेमाल। वो लोग विंड मैजिक का यूज करके ट्रियांट्स को गिराने लगते हैं और मारिया अपनी अर्थ मैजिक से उन्हें जमीन में गाड़ देती है। टाकुमी भी बीच बीच में अपने वेपन से लड़ता रहता है, जिसकी वजह से उसकी फाइटिंग स्किल लेवल अप होने लगती है। जैसे ही लगता है कि सब ट्रियांट्स खत्म हो चुके हैं, तभी उसका बॉस आ जाता है। सोफिया अपने मैजिक से उसके ब्रांचेस को काटने लगती है और मारिया और मैपल भी उसकी मदद करते हैं, लेकिन बॉस ट्रियांट्स अपने ब्रांचेस को तुरंत रीजनरेट कर लेता है और लगातार अटैक करता रहता है। सोफिया टाकुमी से कहती है कि अपने तलवार को फायर मैजिक से इंशेंट करके सीधा मोस्टर की बॉडी में अटैक करे। टाकुमी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्वॉर्ड पर फायर का कवर चढ़ा लेता है और सीधा मोस्टर के अंदर घुसा देता है। जल्दी स्वॉर्ड मोस्टर के अंदर घुस जाती है और वो चिल्लाता है और दर्द से गिर जाता है। मोस्टर के मरने के बाद 2 फल गिरते हैं, जिसे देखकर सोफिया कहती है कि मैरेशल एप्पल जो कि बहुत ही रेयर होती है। अगले दिन वो माइनिंग सिटी हाउस पहुंचते हैं, जहाँ पर ब्लैकस्मिथ
उन्हें एक नया ट्विस्ट देता है। माइन में छुप कर रहते आयरन मोल्स को हराना जो कि मिथ्रिल और एडमंटाइट को खा जाते हैं। वो लोग माइन के अंदर जाते हैं और टाकोमी की मिक्स्ड आउटलुक की वजह से उनको तुरंत मिथ्रिल और एडमंटाइट मिल जाता है। लेकिन तभी जमीन जोर से हिलने लगती है और मैपल को महसूस होता है कि मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन टाकोमी के दिमाग में एक और बेहतरीन आइडिया आता है। जैसे ही आयरन मोल जमीन से बाहर आते है, एक तेज रोशनी पैदा होती है जो कि मोल को अंधा कर देती है। सोफिया इस मौके का फायदा उठाकर एक बार में उसे खत्म कर देती है। टाकोमी उन्हें समझाता है कि क्योंकि मोल्स हमेशा अंधेरे में रहते हैं, उन्हें तेज रोशनी से आदत नहीं है। लड़ाई खत्म होने की वजह से लड़कियां, खासकर मारिया, थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि वो अपनी स्किल दिखाना चाहती थी। लेकिन कोई बात नहीं, वो बिना किसी परेशानी के ओर्स कलेक्ट कर लेती है और वापस अपने होम सिटी लौट आती है। वापस आकर टाकोमी डुगम्बो के वर्कशॉप जाता है ताकि मिथ्रिल और एडमंटाइट हैंडल करना सीखे। अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही मेहनत करता है जैसे कि फोर्ज इन फायर का फाइनल राउंड चल रहा हो। आखिरकार वो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ अलॉय बनाना सीख जाता है। वो अपने नए एलॉयज का यूज करके सभी आर्मर्स मॉडिफाई करता है जो पहले से हल्की, ज्यादा मजबूत और पावरफुल एनहेंस करने वाली बन जाती है। और लड़कियों को बताता है कि उनका आर्मर उनके मैजिक अटैक को बूस्ट करेगा, जबकि उसका आर्मर उसे बिजली की तरह दौड़ने में शक्ति देगा। डेमो के तौर पर वो अपना स्पीड बूस्ट दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने स्पीड पर कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा दीवार में जा टकराता है और फुल फोर्स में उसको फ्रेंच किस कर लेता है। सब हंसने लगते हैं, लेकिन वो जल्दी से कहते हैं जो देखा वो भूल जाओ और बिना रुके वेपन्स बनाने के बारे में बात करने लगता है। वो सोफिया को एक विंड स्पेयर और मारिया को एक फायर स्पेयर देता है। दोनों बहुत ही खुश होती हैं। तभी सोफिया सीरियस होकर कहती है कि उसका असली काम टाकोमी को प्रोटेक्ट करना है और अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी जान भी दे देगी। टाकोमी उससे कहते हैं कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड बनाएगा जिससे कि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा सके, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि उसे अपनी जान की ज्यादा कदर नहीं करनी चाहिए। टाकोमी सोफिया के लिए एक मजबूत शील्ड बना देता है, लेकिन उसका पूरा मन ड्रेन हो जाता है और वो थक कर गिरने वाला होता है। सोफिया उसकी हालत को देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि टाकोमी पर ज्यादा बोझ है क्योंकि स्किलफुल काम सिर्फ वही करता है। वो दिल से चाहती है कोई असिस्टेंट मिल जाए जो उसका टेक्निकल काम हैंडल कर सके ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। कुछ दिनों के बाद पीपक टाकोमी से मिलने के लिए आता है एक बड़ा खबर लेकर। वो बताता है कि होली एम्पायर ऑफ सिडोनिया को उसके बनाए गए मैजिकल टॉयलेट्स के बारे में पता चल चुका है जो प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करके गंदगी को साफ करते हैं। अब कुछ दिन पहले उन्होंने राजा के पास एक मैसेंजर भेजा था और डिमांड की थी कि मैजिकल टॉयलेट का पैटेंट उन्हें दिया गया और उनका कहना था कि होली मैजिक उनके भगवान का दिया गया वरदान है और ऐसे किसी और को यूज करने का हक नहीं है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने ये टॉयलेट बनाया है उसे भी उनके हवाले किया जाए क्योंकि ह्यूमन वेस्ट को साफ करने के लिए होली मैजिक का इस्तेमाल करना एक बहुत ही बड़ा अपमान है। लेकिन राजा ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसने सीधा कह दिया कि अगर उसके भगवान ने होली मैजिक दिया है तो अपना प्यूरिफिकेशन स्पेल खुद ही बना ले। मैसेंजर ने धमकी दी कि अगर राजा उनकी बात नहीं मानता है तो चर्च ऑफ होली लाइट के सारे प्रीस्ट्स वापस सिडोनिया चले जाएंगे, पर राजा फिर भी नहीं मानता है। टाकोमी ये सब सुनकर चौंक जाता है। फिर वो पीपेक से पूछते क्या राजा का इतना सख्त डिसीजन लेना सही था। पीपेक उसे तसल्ली देता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनके देश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। वो बताता है कि यहाँ पर दो बड़े धर्म है, एक चर्च ऑफ होली लाइट जो सिडोनिया में और दूसरा चर्च ऑफ क्रिएशन जो कि गॉडेस नुलेन की पूजा करता है। उनके देश में ज्यादातर लोग चर्च ऑफ क्रिएशन को मानते हैं और उनके प्रीस्ट्स लोगों का इलाज भी देते हैं और ज्यादातर पैसा चार्ज करते हैं। टाकोमी को लगता है कि ये मैटर उसकी सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और परेशान करने वाला है। वो सोचता है कि वो इस सब से दूर ही रहेगा, लेकिन तभी पीपेक एक बहुत ही उदास होकर बम फोड़ता है। वो बताता है कि सिटी लॉर्ड की मदद से उसने मैजिकल टॉयलेट और रेफ्रिजरेटर सैंपल्स राजा को भेज दिए थे और अब राजा टाकोमी से मिलना चाहते हैं। टाकोमी सीधा झटक में आ जाता है, लेकिन पेपेक उसे बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि एक बार जाकर राजा से मिलने में कोई परेशानी क्रिएट नहीं किए। आखिरकार टाकोमी हाथ उठा देता है और वो कह देता है कि ठीक है वो जाएगा। रात को वो अपनी गर्ल्स को ये बात बताता है। वो कहता है कि एक हफ्ते में उन्हें कैपिटल के लिए निकलना होगा और इससे पहले उसे बहुत ही सारे काम करने। सबसे पहले वो डार्क एलिमेंट्स स्टोन का यूज करके नई क्लॉक्स बनाएगा ताकि लड़की अपनी प्रेजेंस छुपा सके और आराम से इधर उधर घूम सके। उसके बाद सोफिया और मारिया मार्केट में चली जाती है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और टाकोमी सीधा चर्च चला जाता है गॉडेस नुलेन से बात करने के लिए। नुलेन उसे रिले में बुला लेती है और थोड़ा चिढ़ते हुए पूछती क्या वो बिना किसी ऑफरिंग के उससे प्रार्थना करने के लिए आया है। उसे पता चलता है कि टाकोमी रोयल कैपिटल के लिए जा रहा है तो वो उससे कहते कि अगर वो उसे कुछ दे तो उसकी यात्रा सुरक्षित बनाने में वरदान दे सकती है। टाकोमी सीधा जवाब देता है और वो कहते हैं कि पहले उसको आपसे कुछ सवाल करना है। वो एनेट के बारे में पूछते जो कि चर्च ऑफ डिवाइन लाइट की गॉडेस है। नुलेन इस सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं देती है। वो सिर्फ इतना कहती कि सिर्फ वही असली गॉडेस है और एनेट के बारे में टाकोमी को वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। टाकोमी अब सीधा मुद्दे पर आता है और वो नुलेन से पूछते कि सिडोनिया एम्पायर अब उसमें इंटरेस्ट क्यों लेना शुरू कर रहा है और जो हीरोज दूसरी दुनिया से बुलाए गए थे उनका क्या हुआ। नॉर्मली दूसरी दुनिया से हीरोज को बुलाना काफी बड़ा हंगामा क्रिएट करता, लेकिन अब तक उसने एक भी हीरो के बारे में कुछ भी नहीं सुना। नुलेन थोड़ी सी घबरा जाती और फिर वो हल्के से हिचकिचाती है और साथ में बताती कि उसने
उसने जब टाकोमी को इस दुनिया में भेजा था तब उसने टाइम के साथ थोड़ा छिड़कानी कर दी थी। उसने टाकोमी को 1 साल पहले भेज दिया था। इसका मतलब है कि असली हीरोज को अभी बुलाया ही नहीं गया, बल्कि कुछ महीनों के बाद सिडोनिया उन्हें अपना समनिंग करने वाला है। टाकोमी ये सुनकर झटके में आ जाता है और गुस्से से पूछते कि नोलैन ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन नोलैन सीधा जवाब देने की वजह वो बताती कि विजिटिंग टाइम ओवर हो गया और बिना किसी और एक्सप्लेनेशन के उसके माथे पर एक जोर से थप्पा मार देती है। जब टाकोमी होश में आता है तो वो फिर से चर्च में ही होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, नोलैन उससे क्या छुपा रही, लेकिन वो सोचता है कि जब तक उसके हीरो से कोई लेना देना नहीं है तब तक इस बात के टेंशन लेना बेकार है। कुछ दिन के बाद वो सोफिया और मारी के लिए प्रेजेंट्स छुपाने वाले रोप्स रेडी कर लेता है। फिर वो अनाउंस करता है कि अब वो एक अपनी कैरेज बनाने वाला है, क्योंकि हर बार दूसरों के कैरेज को बोरो करना उसको पसंद नहीं आता। लड़की ये सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और स्पेशली मारिया, जो कहती है कि उसे कैरेज के लिए एक मोस्टर हीरो भी ढूंढना चाहिए। शायद अगर किस्मत अच्छी रहे तो कोई पावरफुल बीस्ट भी मिल सकती है। सब तुरंत फॉरेस्ट के लिए निकल पड़ते और मैपल बहुत ही एक्साइटेड होती है। उसके ग्रुप में एक मोस्टर आने वाला है। अचानक एक बड़ा वुल्फ मोस्टर झाड़ियों से बाहर आता है और उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके सीधा उनके पास निकल जाता है। टाकोमी को तुरंत समझ में आ जाता है कि उसके प्रेजेंस छुपाने वाले रोप्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सोफिया को ये सब पसंद नहीं आता क्योंकि उसका तो फाइट करने का मूड था। थोड़ी देर के बाद उसे एक वाइल्ड बोर मोस्टर दिखाई देता है और बिना सोच विचार किए उसे मार गिराती है और वो फिर डिसाइड करती है कि इसका मीट कलेक्ट कर लेगी ताकि सफर के लिए खाने का जुगाड़ हो सके। इसी दौरान टाकोमी और सोफिया भी मरे हुए ट्रेंड का पता लगा लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसका भी वुड काम आ सकता है और उसका भी रिसोर्स इकट्ठा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैपल को उनका ये रिसोर्स फार्मिंग वाला काम बहुत ही बोरिंग लगता है, तो वो अकेली निकल जाती है। रास्ते में उसे और भी ज्यादा मरे हुए ट्रेंड्स मिलते हैं। अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि ये सब किसने मारा। मैपल फॉरेस्ट में उछलती कूदती आगे बढ़ रही होती है जब उसकी नजर एक घायल ड्रैगन पर पड़ती है, जो कि एक हॉर्स होता है। वो बिना सोचे समझे तुरंत उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही उसके करीब गई ड्रैगन हॉर्स ने उस पर एक तेजी से बिजली का वार कर दिया। वो दर्द से भरा दिखाई दिया और मैपल को तुरंत अपनी पहली मुलाकात याद आ गई जब उसकी टकरार टाकोमी से हुई थी। उसने ड्रैगन हॉर्स से कहा कि उसका एक लाजवाब मास्टर है जो कि उसे ठीक कर सकता है। और टाकोमी को बुलाने के लिए जाने वाली होती कि तभी 2 बड़े आंट मास्टर्स वहां पर आ जाते हैं। उसने तुरंत समझ लिया कि यही दोनों ड्रैगन हॉर्स को घायल करने के जिम्मेदार हैं। मैपल ने बिना वक्त गवाए अपने सेल्स वेब का यूज करके दोनों आंट्स को पकड़ लिया और सीधा ड्रैगन हॉर्स के सामने फेंक दिया। ड्रैगन हॉर्स ने 1 सेकंड में बिना वक्त बर्बाद की उन्हें पिकाचू बना दिया, लेकिन तभी एक और बड़ी मुसीबत आ गई। पूरी की पूरी आंट कॉलोनी वहां पर पहुंच चुकी थी। मैपल ने जल्दी से अपने सेल्स थ्रेड से एक बैरियर बना लिया ताकि वो और ड्रैगन हॉर्स अंदर सेफ रहें, लेकिन मोस्टर आंट ने तुरंत उस बैरियर को तोड़ना शुरू कर दिया। मैपल ने टाकोमी से टेलीपैथी के जरिए मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उसे डर लगने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि टाकोमी ट्रेड वुड इकट्ठा करने के लिए गया था और इतना खो गया कि उसे भूल ही गया। धीरे धीरे मैपल की उम्मीद खत्म होने लगती है और उसका मन भरा है। अब सब उसे भूल गए तो वो कैसे जिएगी। और तभी ड्रैगन हॉर्स भी बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ ही मिनट में मोस्टर आंट्स मैपल का बैरियर तोड़ दिया और वो ड्रैगन हॉर्स से लिपट गई। सोच रही होती कि बस यही अब अंतिम समय आ गया, लेकिन तभी उसने अपने सर पर टाकोमी के हाथ महसूस किए। जैसे ही उसने आंखें खोली वो तुरंत उसे जोर से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। बाहर सोफिया और मारिया ने सारे आंट मोस्टर का सफाई कर दिया होता है। मैपल रोते हुए टाकोमी से पूछते कि जब उसने उसे बुलाया था तो उसने जवाब क्यों नहीं दिया। टाकोमी उससे शांत रहते हुए कहते कि उसकी सिल्क बैरियर इतनी मजबूत थी कि उसकी वजह से टेलीपैथी कनेक्शन भी ब्लॉक हो गया था, लेकिन जैसे ही उसने फील किया कि मैपल की कनेक्शन वीक हो गई तो बिना कुछ सोचे तुरंत उसको ढूंढने के लिए भागा। मैपल ने आंखें पोंछते हुए टाकोमी से गुजारिश की कि वो ड्रैगन हॉर्स को बचा ले। टाकोमी ने तुरंत अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करनी चाहिए, लेकिन ड्रैगन हॉर्स अनकॉन्शियस होते हुए रेसिस्ट कर रहा था। इसके ऊपर से सोफिया को महसूस होता है कि मोस्टर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और टाकोमी से कहते हैं कि अब उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। मैपल ने ऑलमोस्ट रोना शुरू कर ही दिया। उसने टाकोमी से डार्क वेस्ट की कि वो ड्रैगन हॉर्स को यहाँ से ना छोड़े। अब टाकोमी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था। उसने ड्रैगन हॉर्स को मैपल के साथ अपनी पॉकेट डायमेंशन में डाल दिया। सोफिया ने तुरंत चेतावनी दी कि बिना कॉन्टैक्ट के किसी भी मोस्टर को पॉकेट डायमेंशन में रखना बहुत ही रिस्की हो सकता है। टाकोमी ने कैजुअली कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मिड सेंटेंस उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो बोला कि अगर वो कुछ माना पोषण पी लेता तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन पोषण लेने से पहले ही वो बेहोश हो गया। लड़कियां उसे तुरंत घर ले गई, लेकिन आधा दिन गुजरने के बाद भी वो होश में नहीं आया। सोफिया टेंशन में बोली टाकोमी अनकॉन्शियस होते हुए भी ड्रैगन हॉर्स को अपनी पॉकेट डायमेंशन में बनाए रख रहा है और ये उसके शरीर पर बहुत ही स्ट्रेस डाल रहा है। अब सिर्फ एक ही तरीका है, मैपल को खुद अपनी तरफ से पॉकेट डायमेंशन ओपन करना होगा। सोफिया ने मैपल से कॉन्टेक्ट करने के लिए टाकोमी का हाथ पकड़ा, उसे जेंटली किस किया और माना फ्लो को फॉलो करते हुए मैपल तक पहुंच गई। उसने सबसे पहले ड्रैगन हॉर्स के बारे में पूछा तो मैपल ने बताया कि वो अभी भी डर रही है। उसे लगता है कि अगर उसे अचानक किसी अजनबी जगह पर लेकर गया तो उसे वॉलंटरी रिएक्ट कर सकती है। ये सुनकर सोफिया ने एक स्मार्ट आइडिया दिया। उसने कहा कि मैपल को वैसे ही एक बैरियर बनाना चाहिए जैसा कि उसने जंगल में बनाया था। इससे ड्रैगन हॉर्स को बाहर का कुछ दिखाई नहीं देगा और वो शांत रहेगी। मैपल को आइडिया पसंद आया और उसने डिसाइड
डिसाइड किया कि वो ड्रैगन हॉर्स को गार्डन में ले जाएगी। फिर मारिया ने घर के दूसरे काम देखने का फैसला किया, जबकि सोफिया वही टाकुमी के साथ रुक गई। टाकुमी अगले दिन सुबह उठता है और वो देखते कि सोफिया उसका हाथ पकड़कर सोई हुई है। जैसे ही वो उठता है सोफिया की आंखों में इमोशन आ जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू चमकने लगते हैं। इस सीन को दूर से देख रही मारिया के अंदर का सिपर मोड एक्टिवेट हो जाता है और उन्हें क्वाइटली वॉच करने लगती है। थोड़ी देर के बाद टाकुमी गार्डन जाता है जहाँ पर मैपल ड्रैगन हॉर्स का ध्यान रख रही होती है। वो उसे समझाती है कि उसका मास्टर उसकी हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसे कोऑपरेट करना होगा। टाकुमी फिर अपनी फुल टेमिंग स्किल का यूज करके ड्रैगन हॉर्स को सक्सेसफुली टेम कर लेता है। उसके बाद वो एक पावरफुल हीलिंग स्पेल का यूज करता है जो कि ड्रैगन हॉर्स के घाव को तुरंत भर देता है और उसकी रेजिडुअल एनर्जी से सिल्क बैरियर भी जलकर खत्म हो जाता है। सबको ये देखकर बहुत ही खुशी होती है और मैपल बहुत ही खुश होती है और वो टाकुमी से कहती है कि वो ड्रैगन हॉर्स का एक नाम रखे। टाकुमी सोचता है और उस ड्रैगन हॉर्स का नाम शमिलिया रख देता है। मैपल तुरंत शमिलिया से लिपट जाती है और उसका फैमिली में वेलकम करती है। कुछ दिन के बाद टाकुमी अपने ब्लैक्समिथ दोस्त के पास जाता है क्योंकि उसने शमिलिया के लिए स्पेशल हॉर्स शूज बनाए हैं। इसी बीच सोफिया थोड़ी वरीड होती है क्योंकि टाकुमी रिसेंट दिनों से बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है। उसको मर्चेंट पेपेक्स से रेफ्रिजरेटर और पोषण का भी बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है और ऊपर से उसका खुद भी काफी काम पेंडिंग है। सोफिया उसे फोर्स करती है कि वो थोड़ा रेस्ट कर ले, लेकिन टाकुमी हमेशा की तरह चिल्ड मोड में रहता है, मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो एडवेंचरस गिल्ड जाता है जहाँ पर जाकर वो देखता है कि एक लड़का किसी मोस्टर के बारे में जोर जोर से चिल्लाते हुए कमोशन क्रिएट कर रहा होता है। टाकुमी रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसे डिटेल्स मांगता है। रिसेप्शनिस्ट उसे एक रफ स्केच देती है जो कि उन लोगों ने बनाए होते जिन्होंने शहर के आसपास किसी अजीब मोस्टर को दिखा था, लेकिन अब तक कोई भी अटैक या फिर डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, इसलिए गिल्ड ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। फिर रिसेप्शनिस्ट टाकुमी से पूछती कि वो यहाँ किस काम से आया है। जब उसे पता चलता है कि टाकुमी एक और पेट रजिस्टर करवाने के लिए आया है तो वो कॉन्फिडेंट होता है कि अब वो किसी भी मोस्टर को देखकर शॉक नहीं होगा। टाकुमी कैजुअली अपनी पॉकेट डायमेंशन को ओपन करता है और शमिलिया अपना सर बाहर निकालती है। उसे बताती है कि मैपल सुरक्षित है और बस रिसेप्शनिस्ट का चेहरा तुरंत सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखें स्क्रैच और शमिलिया मैपल कॉम्बो के शील्ड आउट को मैच करती है और उसका दिमाग तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाता है। पूरे गिल्ड में लोग पैनिक करने लगते हैं क्योंकि सब पहचान जाते हैं कि जो मोस्टर उन्होंने देखा था वो ये दोनों ही थे। टाकुमी को समझाने का मौका भी नहीं मिलता कि ये क्या हो रहा है और तभी गिल्ड मास्टर एक एक्सट्रीम आवाज में चिल्लाता है, टाकुमी मेरे ऑफिस में आओ अभी के अभी जल्दी। दूसरी तरफ सोफिया एक बार फिर से उस स्लेव मर्चेंट के पास जाती है जिसके पास वो कभी हुआ करती थी। वो उससे पूछती क्या उसके पास कोई ऐसा स्लेव है जो टाकुमी की टेक्निकल काम में मदद कर सके। गोथ मोमी उसे बताती कि फिलहाल उसके पास ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन वो अपने बिजनेस के दोस्तों से बात करिए, शायद कोई मदद मिल सके। गोथ मम्मी ये भी कहती कि सोफिया पहले से काफी बदल चुकी है जब से उसने टाकुमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सोफिया इस बात को समझ नहीं पाती और उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात मारिया से होती है जो कि ग्रोसरी शॉपिंग कर रही होती है। दोनों सोचती है क्यों न टाकुमी को ब्लैक स्मिथ की शॉप ले आए, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है दोनों हैरान रह जाती है। टाकुमी लकड़ी के ढेर पर सो रहा होता है और नींद में एक लकड़ी से लिपटा हुआ होता है। ब्लैक स्मिथ उन्हें बताता है कि टाकुमी इतना थक गया था कि बीच में ही बेहोश हो गया। अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर उसने ऐसे ही काम किया तो एक दिन हमेशा के लिए सो जाएगा। आखिर अगले दिन टाकुमी अपना लग्जरियस कैरेज पूरा कर ही लेता है। जब लड़कियां उस कैरेज को देखती है तो वो बिल्कुल चौंक जाती है क्योंकि वो अंदर से बहुत ही बड़ा होता है। टाकुमी उन्हें बताता है कि उसने बचपन में डॉक्टर हूँ बहुत ही देखा है, इसलिए उसने स्पेशल मैजिक का यूज करके कैरेज के अंदर का एरिया एक्सपेंड कर दिया। कैरेज के अंदर एक पूरा घर बना होता है जिसमें एंटी शेकिंग फीचर है, जिससे कि सफर के दौरान बिल्कुल भी हिलने का एहसास नहीं होगा। सोफिया कहती है कि ये शायद पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे लग्जरियस कैरेज होगा, लेकिन मारिया जो एक प्रॉपर लेडी है इस बात से खुश होती है कि वो सफर के दौरान घर के काम भी कर सकेगी। जल्दी सब राजधानी के लिए निकल जाते हैं और शमिलिया तेजी से भागती है कैरेज को खींचते हुए। मारिया और मैपल कैरेज चलाकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है, जबकि अंदर टाकुमी और सोफिया को एक बार भी हिलने का एहसास नहीं होता। शमिलिया के इतना दौड़ने के बाद उसका लेवल भी बढ़ चुका होता है और कुछ समय के बाद टाकुमी और उसकी पार्टी पीपेक और लॉर्ड गॉडविन से मिल जाते हैं। पीपेक टाकुमी के कैरेज को देखने में बहुत ही इंटरेस्टेड होता है और जैसे ही वो अंदर जाता है उसकी आंखें चुंधी आ जाती है और लग्जरियस फीचर देखकर तुरंत ही टाकुमी से सवाल पूछने लगता है और कहता है कि वो इस सीक्रेट को जानने के लिए बहुत ही अच्छी रकम देगा। लेकिन गॉडविन उसके सर पर एक कराटे कोप मार देता है और वो कहता है कि शांत हो जाओ। पीपेक थोड़ा शांत हो जाता है और गॉडविन टाकुमी की कैरेज की तारीफ करने लगता है। वो कहते हैं कि ये सच में एक बहुत ही अद्भुत क्रिएशन है और अगर उसके पास ऐसा कैरेज होता तो उसका और उसके टेरिटोरी का नाम बहुत ही ऊंचा हो जाता। टाकुमी को समझ में आता है कि गॉडविन भी उससे एक ऐसा ही कैरेज बनवाना चाहता है, लेकिन उसको ये सोचकर टेंशन होने लगती है कि नोबल इसके लिए कितने पैसे देने वाला है। जब गॉडविन कहते हैं कि वो 100 प्लेटिनम कॉइन देगा तो टाकुमी बहुत ही शौक हो जाता है। ये इतने पैसे होते हैं कि वो जापान में होता तो बिलियनर्स बन ही चुका होता। आखिर वो जल्दी सफर पर निकल जाते हैं और कुछ दिनों के बाद रॉयल कैपिटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अपने लॉज में पहुंचते हैं पीपेक टाकुमी से कहता है कि उसे एक ऐसा कैरेज बनाकर किंग को प्रेजेंट करना चाहिए जैसा उसके पास है। उसका कहना है कि किंग इस कैरेज को देखेगा तो टाकुमी की कला का मुहा मांगेगा और उसको एक बहुत ही
बड़ा रिवॉर्ड देगा। लेकिन पीपे को यकीन है कि सिर्फ 5 दिन में कैरेज बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए वो टाकुमी को मशवरा देता है कि जैसे ही वो घर पहुंचता है काम शुरू कर दे। लेकिन टाकुमी कहता है कि 5 दिन काफी है, क्योंकि अगर उसने इतनी जल्दी कैरेज बना लिया तो सबके लिए कन्वीनियंट रहेगा। बस उसको मटेरियल्स और एक जगह चाहिए काम करने के लिए, जो पीपे खुशी खुशी अरेंज करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी दिन रात को टाकुमी लड़कियों को पीपे के प्लान के बारे में बताता है। वो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उसके काम करने के लिए ब्रूटोन नाम के आदमी के स्लेव कंपनी की जगह अरेंज की गई है। ये सुनते ही सोफिया तुरंत पहचान जाती है, क्योंकि उसने गोथ मोमी और ब्रूटोन का नाम सुना होता है। वो कहती है कि उसकी कंपनी रिलायबल और काफी फेमस है। टाकुमी को इससे कोई लेना देना नहीं होता है, वो सीधा अपने ब्लूप्रिंट्स देखने लगता है। लेकिन तभी सोफिया उससे कहती है कि उसको एक असिस्टेंट की जरूरत है, प्रोडक्शन में मदद कर सके, जो क्योंकि वो अपनी हेल्थ को खराब कर रहा है। टाकुमी इंसिस्ट करता है कि वो ठीक है, लेकिन सोफिया गुस्से से कहती है कि कोई भी चीज उसकी सेहत से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो उसे सजेस्ट करती है कि ब्रूटोन की कंपनी से एक स्लेव लेकर आओ जो कि एल्केमी वर्क में बहुत ही मदद कर सके। टाकुमी इस बात पर सोचता है और फिर फाइनली तय कर लेता है कि वो ब्रूटोन से बात करेगा। अगले दिन टाकुमी ब्रूटोन से मिलता है और उससे कहता है कि उसको एक एल्केमी वर्क में मदद करने के लिए एक इंसान चाहिए। ब्रूटोन तुरंत कहता है कि उसके पास एक परफेक्ट कैंडिडेट है। इसी बीच सोफिया और मारिया बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रही होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि मैपल गायब है और सोफिया उसे ढूंढने के लिए निकलती है ताकि कोई तमाशा ना खड़ा हो सके। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। एक छोटी सी फॉक्स गर्ल मैपल को देखकर इतना ज्यादा डर जाती कि उसका कंट्रोल छूट जाता है। सोफिया मैपल को डांटती कि वो बिना बोले भाग क्यों गई और फिर फॉक्स गर्ल को उठने में मदद करती है। फॉक्स गर्ल सोफिया को देखती थोड़ी सी गाय फील करती है। सोफिया बिना सोच विचार किए मैपल को उठाती है और वापस चल पड़ती है, लेकिन रास्ते में टाकुमी से टकरा जाती है। टाकुमी कहता है कि वो उसी को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसको एक स्लेव कैंडिडेट से मिलना था और चाहता था कि सोफिया भी उसके साथ चले। सोफिया हाँ कह देती है, लेकिन जब वो अंदर पहुंचते तो वो बताते कि ब्रूटोन जिस स्लेव का जिक्र कर रहा था वो वही फॉक्स गर्ल है। फॉक्स गर्ल का नाम रीवा होता है। जैसे टाकुमी उसे अपने पेपर वर्क के बारे में बताता है, वो थोड़ी सी नर्वस फील करती है, क्योंकि अब तक जितने भी लोग उसको देखने के लिए आए थे सबने उसे मना कर दिया था। रीवा के अंदर एल्केमी सीखने का जज्बा था, लेकिन किसी ने भी कभी उसकी काबिलियत को नहीं माना। सबको लगता था कि उसको भी बहुत ही सीखना है, इसलिए उसको कभी भी कोई नहीं मिला। और जब उसे काम नहीं मिला तो अपनी बीमार माँ के लिए पैसे भी नहीं भेज पाई। टाकुमी उससे सीधा सवाल करता है, क्या तुम्हें एल्केमी का नॉलेज है या फिर उसमें इंटरेस्ट है? रीवा सुनते ही चुप हो जाती, क्योंकि हर कोई उससे यही कहता है कि एल्केमी में इतना टाइम वेस्ट करना बेवकूफी है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दे। लेकिन तभी सोफिया उसकी मदद करने के लिए आगे आती है और टाकुमी से कहती कि रीवा अपने दम पर एल्केमी मैजिक सीख रही है। ये सुनते ही टाकुमी और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। जब वो रीवा से उसके नॉलेज के बारे में बात करता है तो दोनों एल्केमी नर्ड्स एकदम जम जाते हैं। दोनों इतनी गहरी बातें करने लगते हैं कि बाकी सब हवा में उड़ जाते हैं। टाकुमी उसका टेस्ट लेने के लिए एक एल्केमी सर्कल बनाता है। रीवा सर्कल को एनालाइज करती है और वो समझ जाती है कि स्वीट्स बनाने की रेसिपी है, लेकिन वो एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट समझ नहीं पाती। वो किताबें पलटने लगती है, लेकिन कहीं भी जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे उसका डिप्रेशन बढ़ने लगता है और उसको लगता है कि वो फिर से रिजेक्ट होने वाली है। आखिर में जब कुछ समझ में नहीं आता तो वो रोने लगती है। रोती हुई वो टाकुमी से कहती कि एल्केमी सर्कल एक ऐसे इंग्रेडिएंट की बात कर रहा है जो कि हमारे गांव में नहीं मिलता। उसके दिल में डर बैठ जाता है कि शायद उसने फिर से एक और मौका गवा दिया। लेकिन तभी टाकुमी एकदम कैजुअल तरीके से उठता है, हाथ बढ़ाता है और वो कहता है कि वेलकम टू द पार्टी। रीवा बहुत ही शौक में चली जाती, लेकिन मैंने तो जवाब ही नहीं दिया। टाकुमी मुस्कुराता है और वो कहता है कि जो अंडरस्टैंडिंग रीवा ने दिखाई वो उसके टेस्ट को पास करने के लिए काफी थी। स्लेव ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट स्पेल यूज करके रीवा को ओनरशिप टाकुमी को ट्रांसफर कर देता है। टाकुमी उससे कहता है कि उसे डेली वेजेस मिलेंगे और स्किल के हिसाब से उसको राइसेस भी मिलता रहेगा। लेकिन रीवा एक रिक्वेस्ट करती है, मेरी सारी सैलरी मेरे गांव में भेज देना। टाकुमी थोड़ा हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि ऐसा क्यों? रीवा समझाती कि उसने अपनी माँ और छोटे भाई के लिए खुद को स्लेव बेच दिया ताकि वो थोड़ी देर तक पैसा कमा सके, लेकिन वो पैसा हमेशा नहीं चलेगा, इसलिए वो चाहती कि उसके गांव वालों को मदद मिलती रहे। टाकुमी थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि अगर रीवा कभी पैसा नहीं बचा पाई तो वो कभी भी अपनी फ्रीडम को नहीं खरीद सकेगी। लेकिन सोफिया उससे कहती है कि इस बात को लेकर ज्यादा मत सोचो टाकुमी, अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो उसकी स्किल और बढ़ेगी और एक दिन उसकी पे उतनी बढ़ जाएगी उसको जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। टाकुमी ये बात समझ जाता है और फाइनली रीवा की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। टाकुमी रीवा को बाकी टीम से मिलवाने लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही मारिया और मैपल उसे देखती एकदम ओवर एक्साइटेड हो जाती हैं। टाकुमी चिल करने को कहता है, लेकिन मारिया और मैपल का कहना है कि हम सिर्फ नए मेंबर को वार्म वेलकम देना चाहते थे। रीवा उनकी ईमानदारी और एक्साइटमेंट को देखकर इमोशनल हो जाती है। उसको महसूस होता है कि ये लोग अलग है, यहाँ काम करना सच में मजेदार होगा। बाद में टाकुमी रीवा को उनके इनके बैकयार्ड में लेकर जाता है, जहाँ वो अपनी एल्केमी से एक एडमंटाइट कैरेज फार्म बनाता है। रीवा की आंखें चमक उठती जब वो मास्टर को काम करते हुए देखती है, और टाकुमी उसे बताता है कि उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना वो सोच रही है। जब रीवा फार्म को क्लीन और पॉलिश करती है तो उसको थोड़ा सा डाउट होता है कि शायद से वो ये नहीं कर पाएगी, लेकिन टाकुमी उसे बताता है कि इस कैरेज का स्पेल फॉर्मूला वही है जो कि कैंडी का था, उसने पहले दिखाया था। जो इसके अलावा वो मानता है कि रीवा के अंदर जो एक्साइटमेंट और पैशन एल्केमी के लिए वो उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। इसी वजह से उसे पूरा यकीन है कि रीवा सब कुछ जल्दी ही सीख जाएगी। कुछ दिन के बाद टाकुमी ने कैरेज कंप्लीट कर लिया होता है और रीवा की मदद से, और जब उसे किंग को प्रेजेंट करने से पहले देख रहा होता है तब एक बूढ़ा आदमी आता है और वो पूछते कि ये उसकी कैरेज है। टाकुमी उस बूढ़े
आदमी को बताता है कि ये कैरेज वो किंग को गिफ्ट करने वाला है और ये उसने खुद बनाई है। बूढ़ा आदमी इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो कहते हैं कि टाकुमी जितना सुना था उससे भी ज्यादा ब्रिलियंट है। ये सुनकर टाकुमी शॉक्ड हो जाता है कि वो इतना फेमस कैसे हो गया। वो बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि वो कौन है और अगले ही मोमेंट पीपेक और गोडिन भागते हुए वहाँ पर आते हैं क्योंकि वो बूढ़ा आदमी एक्चुअली खुद इस कंट्री का किंग होता है। टाकुमी ये सुनकर फ्रीक आउट हो जाता है जब वो एकदम कैजुअली किंग से बात कर रहा था, लेकिन किंग लोबोस उससे कहते हैं कि फॉर्मल होने की जरूरत नहीं क्योंकि वो इतना चिल है। पीपेक और गोडिन भी किंग के सामने नी डाउन करते हैं पर किंग उन्हें बताते हैं कि एक अनऑफिशियल मीटिंग है इसलिए वो रिलैक्स कर सकते हैं। फिर किंग कहते हैं कि उसे ऑफिशियल मीटिंग बहुत ही इरिटेट लगती है इसलिए वो यहाँ पर खुद आगे जीनियस एल्केमिस्ट से पर्सनली मिलने। किंग टाकुमी को थैंक्स बोलता है उसके स्मार्ट टॉयलेट्स के लिए जो कि कैपिटल की हाइजीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। वो कहता है कि उसने सोचा था कि वो टाकुमी के हुनर में एक बड़ा पार्टी रखे, लेकिन उसे दिक्कत हो सकती है उसके नेबर्स कंट्री से। टाकुमी ये बात समझ जाता है और किंग लोबोस को थैंक यू बोलता है कि उसने सोडेनिया एम्पायर से अब तक उसकी रक्षा की। उसके बाद टाकुमी किंग को कैरेज प्रेजेंट करता है और अपना रिवॉर्ड लेता है और फिर वापस अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ किंग अपने असिस्टेंट को कहता है कि कोई भी यह बात नहीं जाने की उसने टाकुमी से पर्सनली मिला है। असिस्टेंट उससे कहता है कि वो इस बात का ध्यान रखेगा, पर जैसे ही टाकुमी के यूनिक मैजिक डिवाइस एक्सपोर्ट होने लगेंगे वो उतना ज्यादा फेमस हो जाएगा जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ दिन के बाद टाकुमी अपने घर वापस आता है और इस बार वो ऑफिशियली पीपक से उसका घर खरीद लेता है सिर्फ रेंट पर लेने की वजह। ये सब सेटल होने के बाद वो अपनी स्लेव की सैलरी के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन मारिया और सोफी किसी भी तरह का पैसा लेना नहीं चाहती क्योंकि उनकी जरूरतों को पूरा कर रही है और टाकुमी उन्हें वैसे कभी कभी पॉकेट मनी दे देता है। टाकुमी को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि जैसे वो कोई लालची कैपिटलिस्ट है जो कि अपने एम्प्लॉय को अंडर पे करता है। वो उन्हें समझाता है कि उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए, स्पेशली जब उनका कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ खत्म हो जाएगा। पर सोफिया सीधा डिक्लेयर करती कि वो तो एक एल्फ है जो कि टाकुमी से कई ज्यादा जिएगी और उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी बची हुई जिंदगी टाकुमी के कब्र की रक्षा करने में बिताएगी। मारिया भी पीछे नहीं हटती, वो बस ये कहती कि उसका सिर्फ एक ही सपना है, वो बस एक दिन ज्यादा जीना चाहती है टाकुमी से ताकि उसकी कब्र टाकुमी के बगल में हो। टाकुमी ये सुनकर चुप हो जाता है, उन सिंपियों को देखता रह जाता है। अगले दिन रिवा टाकुमी के पास आती है और वो कहती कि वो भी एक एडवेंचर रजिस्टर करवाना चाहती है ताकि वो अपना लेवल अप कर सके और उसके लिए भी यूजफुल हो सके। टाकुमी को ये सॉलिड आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो बिना टाइम वेस्ट के उसका रजिस्ट्रेशन करवा देता है। रिसेप्शनिस्ट ये भी अरेंज कर देता है कि रिवा की हर महीने की सैलरी का हिस्सा उसके आधे घर वालों को भेज दिया जाएगा। फिर रिसेप्शनिस्ट टाकुमी से कहते हैं कि अब वो एक एडवेंचरिंग पार्टी का नाम सोच ले क्योंकि वो लोग ऑलरेडी गिल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से बन चुके हैं। पर टाकुमी बिल्कुल सीधा बोलता है कि उसको एडवेंचर बनना ही था, वो तो इसके लिए बना ही नहीं था। गलती से ये बात गिल्ड मास्टर सुन लेता है और बिना टाकुमी के परमिशन के उसको ट्रेन करने का डिसीजन ले लेता है। टाकुमी बस एक तरफ से बल्डी का टाकुमी को लेफ्ट और राइट से पीटने का काम बिना किसी भी तरह के मर्सी के रिवा बस हुनर में देखती रहती है। जब वो अपने बॉस को बस उठाते हुए देखती है, गिल्ड मास्टर हार कर टाकुमी से पार्टी का नाम सोचने के लिए कहता है ट्रेनिंग के बीच में। और हर बार जब टाकुमी कोई क्रिंज नाम जैसे कि डैडी पार्टी सोचता है तो वो हवा में एकदम रॉकेट की तरह उड़ा दिया जाता है। जब टाकुमी घर वापस आता है तो वो पूरा का पूरा थक चुका होता है। वो लड़कियों से रिक्वेस्ट करता है कि कोई अच्छी सी पार्टी का नाम बताओ ताकि वो अगले दिन बड़ी टॉर्चर से बच सके। मारिया और ईवा जो भी आइडिया देती है टाकुमी को बस ये लगता है कि उसे और बुरी तरीके से पिटाई होने वाली है। दूसरी तरफ सोफिया पूरा गुस्सा हो जाती है कि गिल्ड मास्टर ने टाकुमी का ये हाल कर दिया, उसका बस चले तो उस बूढ़े गंजे को तुरंत सबक सिखा दे। लेकिन टाकुमी उसे रोक लेता है और वो ये कहता है कि बस वो ट्रेनिंग था और इसकी वजह से उसके कुछ यूजफुल स्किल लेवल अप भी हो चुके हैं। ये सुनकर सोफिया थोड़ी शांत हो जाती है पर टाकुमी को अंदाजा हो जाता है कि उसके प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुए। अगले दिन ओरिवा को एक मैजिक रिंग देता है जो कि उसके स्पेल को जल्दी एक्टिवेट कर सके और एक मैजिक स्टाफ उसकी पावर बूस्ट कर सके। टाकुमी मैपल को भी एक वेपन देता है, वुल्वरिन जैसा एक डेडली क्लॉ, ताकि वो भी फाइट कर सके। इसके बाद गिल्ड मास्टर वापस आता है उसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए और हर बार जब टाकुमी एक बेकार पार्टी का नाम बताता तो उसको धरती में चिपका देता। टाकुमी को लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सोफिया एक दिन सच में स्नैप कर देगी और उस बुड्ढे की पूरी करियर की वाट लगा देगी। लेकिन बहुत ही हैरानी की बात यह है कि इस बार सोफिया भी उसके खिलाफ हो जाती है और टाकुमी से कहती है कि इतना कमजोर बनना बंद करे और गिल्ड मास्टर के अटैक से बचना भी सीखे। टाकुमी बस चुप रह जाता है क्योंकि वो तो अब अकेला ही फंस गया था। उसके बाद सब लोग गिल्ड में जाते हैं जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक एस्कॉर्ट मिशन देता है। टाकुमी थोड़ा डाउट में होता है कि क्या वो ये कर भी पाएगा या फिर नहीं, लेकिन उसकी लड़कियां काफी एक्साइटेड होती है क्योंकि इस मिशन से उनका रैंक बढ़ने वाला है और टाकुमी बस हाथ जोड़कर मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ देर के बाद वो लोग निकल पड़ते एक सीनियर एक्सक्लूसिव गार्ड बनाने के लिए जो कि पीपेक्स कंपनी का है। वो टाकुमी को बताता है कि प्यूरिफिकेशन डिवाइस को बेचने के लिए जा रहा है एक दूर शहर में जो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही फेमस है। टाकुमी को सुनकर शौक लगता है कि इस दुनिया में डेयरी प्रोडक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके एक्साइटेड होने का इतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि उसकी लड़कियां उसको वार्न करती कि सामने मॉन्स्टर्स है।
एक तरफ यूनिकॉर्न वुल्व्स और दूसरी तरफ गॉब्लिन्स, दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी लड़ाई चल रही होती है। मैपल सीधा बोलती है कि बस बहुत हो गया और वो शेमिलिया को कमांड दे देती है। सबको पिकाचू जैसा इलेक्ट्रोक्यूट देकर 1 सेकंड में सबकी गेम ओवर हो जाती है। कुछ दिन के बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं, जब तक मर्चेंट अपना बिजनेस करता है। टाकुमी डिसाइड करता है कि वो अपनी पार्टी के साथ कुछ डेयरी बेस्ड डिश ट्राई करेगा। वो एक रेस्टोरेंट में जाकर क्रीम स्ट्यू ऑर्डर करता है। टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता जितना कि अर्थ पर मिलता है, पर उदासी फील हो जाती है। रात में वो ग्रिल्ड चीज और सैंडविच ट्राई करता है और नॉस्टैल्जिया और भी ज्यादा हिट करता है। अब उसका मन कर रहा होता है कि उसको बस किसी तरीके से राइस मिल जाए। तभी सोफिया उसको बताती कि राइस जैसा एक कॉर्प एग्जिस्ट करता है, पर वो उसकी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होता। टाकुमी ये सुनकर एकदम खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड में मारिया उसको बताती है कि वो राइस कैपिटल में बेच रहे थे। ये सुनकर टाकुमी का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसके हाथ से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल गई। सोफिया उससे पूछती है कि इतना डिप्रेस्ड क्यों है राइस खाने के लिए। टाकुमी ओवेसली उसको ये नहीं बता सकता था कि वो एशियन है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो बस कैजुअली बोल देता है कि उसने बस राइस के बारे में सुना है और उसको ट्राई करना चाहता है। फिर वो क्वेश्चन वापस सोफिया पर डाल देता है। वो पूछते है कि जब से वो अपने घर से दूर आई है, क्या उसको कभी भी नॉस्टैल्जिया फील होती या फिर उसको अपने घर का खाना याद आता है। लेकिन स्टेट जवाब देने की वजह वो सीधा टाकुमी के बूट्स को लीक करना शुरू कर देती है। एक दिन वो लड़की कहती कि वो कई सालों तक एक शराब की वजह से पिंजरे में बंद थी, जब तक कि टाकुमी ने उसको आजादी नहीं दी। उसने कहा कि अपनी अब हर एक पल का आनंद लेती है और नए एडवेंचर के लिए बहुत ही खुश रहती है। फिर वो टाकुमी का धन्यवाद करती कि उसने उसको पंख दिए। और तभी टाकुमी के दिमाग में पार्टी के नाम का एक नया आइडिया आता है। उसको याद आता है कि जब वो इस दुनिया में आया था तब उसको भी पंख मिले थे और वो पंख उसको गॉडेस नोलेन ने दिए थे। फिर वो लड़कियों से पूछते कि विंग्स ऑफ नोलेन नाम कैसा रहेगा। सबको ये नाम बहुत ही कूल और स्टाइलिश लगता है। 2 दिन के बाद सब अपना मिशन पूरा करके घर लौट आते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग घर के अंदर आते टाकुमी अचानक कमजोर महसूस करने लगता है। उसको तुरंत समझ में आता है कि घर के अंदर जहरीला गैस भरा हुआ है, क्योंकि अब बहुत ही देर हो चुकी होती, क्योंकि जो सुपारी किलर्स उन पर हमला करने आए थे उन्होंने उनकी साथी लड़कियों को बंदी बना लिया होता है। सब पॉइजन की वजह से इतने कमजोर हो चुके होते कि लड़ भी नहीं पाते। तभी एक किलर टाकुमी के पास आकर उसको मारने वाला होता ही, लेकिन मैपल जो पॉकेट डायमेंशन में छुपी होती है एकदम से बाहर आती है और उस असासिन को मार देती। इससे टाकुमी को गिराने का मौका मिल जाता है। दूसरा असासिन अपनी बंदी बनाई लड़कियों को छोड़कर आगे सीधा टाकुमी पर अटैक करने के लिए भागता है, लेकिन टाकुमी उसे भी एक ही बार में गिरा देता है और उसके बाद टाकुमी लड़कियों का इलाज करता है और पॉइजन को हटा देता है। सब कुछ होते ही किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मैपल बताती है घर के आसपास और भी सुपारी किलर्स थे, लेकिन जब वो सेमेलिया के स्टेबल जा रही थी। तभी मैपल बताती है घर के आसपास और भी सुपारी किलर्स थे, लेकिन जब वो सेमेलिया को स्टेबल लेकर जा रही थी तब उसने देख लिया था, इसलिए उसने सबसे पहले सभी को कोकेन में बंद कर दिया और फिर टाकुमी की मदद करने के लिए आई। सबको एहसास होता है कि ये एक बहुत ही बड़ा मामला है। टाकुमी तुरंत गिल्ड मास्टर और नाइट्स को बुलाता है, जो असासिन को गिरफ्तार कर लेता है। टाकुमी गिल्ड मास्टर से कहता है कि उसको तुरंत लॉर्ड गोडविन से इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये असासिन शायद से सिडोनिया एम्पायर के भेजे हुए हैं। अगर इस बात को इग्नोर किया गया तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। अगली सुबह टाकुमी गोडविन से मिलने जाता है और वहाँ गोडविन बताता है कि असासिन उनके घर आए थे और डिवाइन लाइट स्क्वाड्रन के थे और ये लोग होली सिडोनिया एम्पायर के अंदर भी पागल माने जाते हैं। ये लोग सिर्फ उन लोगों को मारने का काम करते जो कि डिवाइन लाइट के उपदेश को तोड़ रहे होते हैं और कई बार बिना किसी ऑर्डर के भी एक्शन ले लेते। टाकुमी ये सुनकर हिल जाता है। उसको पहले लग रहा था कि शायद से ये सब चोर थे, लेकिन अब उसे सच्चाई का पता चला कि वो असल में असासियंस थे। गोडविन श्योर होता है कि इसका असली रीजन वो मैजिक टॉयलेट है जो कि टाकुमी ने बनाया है। पहले ये टॉयलेट प्रीट्स की होली मैजिक से प्यूरिफाई किए जाते थे और इसी वजह से सिडोनिया के प्रीट्स इससे बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे। अब जब ये मैजिक टॉयलेट बन गया है तो वो लोग पैसा कमाने का बड़ा जरिया खो चुके हैं और शायद इसी वजह से ये लोग टाकुमी को अपना शिकार बनाना चाह रहे हैं। अब जब टाकुमी ने उसका पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया ही छीन लिया तो अब उसकी जान के पीछे पड़े हैं। टाकुमी सोचते हैं कि कुछ दिन के लिए छुप जाना चाहिए, पर गोडविन और उसके साथियों को कहना है कि अगर वो नजर के सामने रहेगा तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वो उसकी मदद कर सकते हैं। किड मास्टर को भी उसकी चिंता होती है और वो कहते हैं कि टाकुमी की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ करना होगा जब वो एडवेंचरिंग पर जाए। ये सुनकर टाकुमी थोड़ा घबरा जाता है और वो कहते हैं कि शायद से उसे थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए, लेकिन गिल्ड मास्टर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि टाकुमी की पार्टी प्योर सुपर की टॉप पार्टीज में आती है और उन्हें अपना काम बंद करने नहीं दे सकता। सोफिया भी टाकुमी को आश्वासन देती है कि हर हाल में उसकी सुरक्षा करेगी। ये सब सुनकर टाकुमी तसल्ली में आ जाता है और फिर एडवेंचर बनने का फैसला करता है। उसके बाद वो एडवेंचर्स गिल्ड जाता है और अपनी पार्टी का नाम विंग्स ऑफ नोलेन रजिस्टर करवाने। रिसेप्शनिस्ट उसका नाम सुनकर कहते हैं कि ये काफी फ्लैशी लगता है। साथ ही रिसेप्शनिस्ट उसको चेतावनी भी देता है कि शहर में अफवाह फैल चुकी है कि कोई उसको मारने के लिए असासियंस भेज रहा है और लोगों को लगता है कि उसके सिर पे काफी बड़ा इनाम लगा है। रात को टाकुमी अपनी टीम को रिसेप्शनिस्ट की बात बताता है और उसको डर लगता है कि शायद से बाउंटी हंटर्स किसी भी वक्त उस पर अटैक ना कर दे। उसको ऐसा लगता है कि उसने बिना वजह की लड़कियों को खतरे में डाल दिया है, पर वो सब उसे समझाते कि वो जान की बाजी लगाकर भी उसकी रक्षा करेंगी। ये सुनकर टाकुमी को थोड़ा अच्छा महसूस होता है, लेकिन वो
नहीं चाहता है कि लड़कियां और नाइट सिर्फ उसकी रक्षा में ही लगे रहे। इस समस्या का हल निकालने के लिए वो मैजिक बैरियर बनाने की सोचता है जो घर के आसपास सुरक्षा चक्र बना दे, जो सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दे जो पहले से रजिस्टर्ड है। इसके लिए उसको एक मैजिक डिवाइस बनाना होगा और रीवा से मदद मांगता है। उसके बाद वो सोचते हैं कि जब वो एडवेंचर पे होंगे तो क्या किया जाए। सोफिया एक सलाह देती है कि उनकी पार्टी में एक टैंक होना चाहिए ताकि उसकी सुरक्षा कर सके, पर सारी लड़कियां ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है किसी भी लड़की को पार्टी में नहीं आने देगी, क्योंकि उसका मानना है कि जितना बड़ा टाकुमी का हैरेम होगा उतना बड़ा उसको गर्व महसूस होगा। टाकुमी उनकी बात मान लेता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि एक लड़की टैंक या अटैकर कहाँ मिलेगी। तभी सोफिया उसको सलाह देती कि उसको गोथ स्लेव ट्रेडर मामी से कॉन्टेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहीं से शुरुआत करनी सही रहेगी। फिर सब लड़कियां सो जाती है, जबकि टाकुमी अपने नए सेफ्टी डिवाइस के लिए मैजिक सर्कल बनाने लगता है। अगली सुबह जैसे ही ओरिवा के साथ काम करना शुरू होने वाला होता है कि तभी सोफिया वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि वो भी मदद करना चाहती है। टाकुमी उन दोनों को एल्केमी सर्कल मेटल प्लेट्स पे इनग्रेव करने की काम में लगा देता है और फिर वो उस पर पिक्सी डस्ट स्प्रिंकल करता है। तभी वो देखते हैं कि मैपल शेमिलिया पर सवार होकर बड़े बड़े सेल्स के डोल्स की तरफ तेजी रफ्तार से भाग रही है, जैसे वो किसी एनिमी गुलेम से लड़ रही है। ये देखकर रीवा कहती है गुलेम्स भी एल्केमी का ही एक हिस्सा होते हैं। टाकुमी मुस्कुराता है और वो कहता है कि वो पहले से ये बात जानता है। गुलेम का कोर काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए टाकुमी ने अब तक बनाने की कोशिश नहीं की। रीवा कहती है कि अगर वो एक गुलेम बना सकते तो उनकी पार्टी के लिए बहुत ही परफेक्ट टैंक हो सकता। टाकुमी उसकी बात से सहमत होता है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है कि उसकी स्किल अभी इतनी अच्छी नहीं है कि वो एक गुलेम बना सके। इसलिए वो वापस अपने बैरियर डिवाइस पर काम करने लगता है। जैसे ही सारे मेटल प्लेट्स को लिंक करता है, उसका मैनिपुलेशन स्किल मैक्स हो जाता है और इवोल्व होकर स्पेल कंट्रोल स्किल बन जाता है। टाकुमी ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और उसे समझ में आता है कि अगर वो स्पेल कंट्रोल स्किल और लेवल अप करे तो शायद से वो गुलेम भी बना सकता है। दूसरी तरफ से दुनिया के एम्पायर को ये खबर मिलती है कि डिवाइन लाइट स्क्वाड्रन कैप्चर हो चुकी है और वो लोग खुद को मारने तक में असफल रहे। ये सुनकर वो समझ जाता है कि मामला और भी ज्यादा उलझ गया और उसकी बेटी एलिजाबेथ कहती है कि एक आदमी को हटाने में वक्त बर्बाद करने से अच्छा तो अपनी बड़ी प्लान्स पर ध्यान दे। वहीं कोर्ट में मेज बताता है कि उन्होंने पुराने जमाने का एक एसिड मैजिक सर्कल तैयार कर लिया जो हीरो समन करने में काम आएगा, लेकिन उसे चलाने के लिए भी कुछ महीने लगेंगे ताकि रिक्वायर्ड मैजिक पावर इकट्ठा किया जा सके। इसी बीच टाकुमी अपनी तरफ से एक गुलेम का कोर बनाने की कोशिश करता है, पर अभी तक उसकी स्किल उतनी अच्छी नहीं है। तभी मैपल उससे पूछती कि अगर वो एक गुलेम नहीं बना सकता तो क्या उसे वो टेम भी नहीं कर सकता। टाकुमी को ये आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगता है। वो तुरंत सोफिया के पास जाता है और उससे पूछते कि गुलेम कहाँ मिल सकते हैं। सोफिया बताती है कि प्राचीन रन्स में स्ट्रे स्टोन गुलेम मिलते हैं, जबकि डंजन में आयरन गुलेम मिलते हैं। टाकुमी ये सुनकर बहुत ही चौंक जाता है कि इस जगह पर भी डंजन्स है। वो कहता है कि अगर उन्हें एक गुलेम लेना है तो उन्हें एक आयरन गुलेम लेना चाहिए। सोफिया इस बात से सहमत नहीं होती। उसका कहना होता है कि बिना एक टैंक या अटैकर के डंजन में घुसना काफी रिस्की होगा, पर टाकुमी अपनी जिद पर ही रहता है और अपनी पार्टी को लेकर डंजन की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन डंजन तक पहुंचने से पहले उसका सामना एक बड़े स्टोन गुलेम से हो जाता है। सोफिया टाकुमी को बताती है कि अगर उन्होंने इस गुलेम को हराना है तो उन्हें उसके कंट्रोल कोर को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन टाकुमी कोर को तोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वही तो उसके काम का है। तभी गुलेम उन्हें देखकर उनकी तरफ मुड़ता है। टाकुमी और सोफिया तुरंत नीचे झुक जाते हैं। जैसे ही गुलेम की आंखों से एक चमक निकलती है, सोफिया कहती है कि इस गुलेम से लड़ना काफी रिस्की हो सकता है, लेकिन टाकुमी कहता है कि अगर वो इस गुलेम को अपने साथ लेकर आए तो ये उनकी पार्टी के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टैंक बन सकता है। और बिना सोचे समझे सीधा गुलेम के सामने कूद जाता है और लड़कियों के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो उसके साथ चल पड़ती है। जैसे ही गुलेम चलना शुरू करता है, टाकुमी को एक अजीब सी कनेक्शन महसूस होती है। वो अपनी लड़कियों को रोकने के लिए कहता है और ध्यान से गुलेम की तरफ देखता है तो कुछ देर के बाद देखने के बाद उसे समझ में आता है कि ये गुलेम गोडेस नोएल से जुड़ी रन्स की रक्षा करने के लिए बनाया गया था और अब उसके ब्लेसिंग की वजह से वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। टाकुमी अपने टाइमिंग एबिलिटी का यूज करके गुलेम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बहुत ही हैरानी की बात होती है कि बिना किसी दिक्कत के वो गुलेम को टैम भी कर लेता है। सब ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन मैपल खुश होती है क्योंकि उसे एक और जूनियर मिल चुका होता है। वो टाकुमी से कहती है कि वो गुलेम का एक नाम रखे और टाकुमी डिसाइड करता है कि वो इस 23,000 पुराने गुलेम का नाम टाइटन रखेगा। टाइटन उससे बात करने की कोशिश करता है पर कोई उसकी भाषा नहीं समझ पाता। टाकुमी सोचता है कि शायद से वो एक वॉइस बॉक्स बनाकर टाइटन को बोलने लायक बना सकता है, लेकिन सबसे बड़ी इशू ये होती है कि अगर वो इसे अपने साथ सीधा सिटी लेकर जाएगा तो लोगों में अफरा तफरी मच सकती है। टाकुमी कहता है कि वो टाइटन को अपनी पॉकेट डायमेंशन में रख सकता है, लेकिन तभी टाइटन खुद ही अपनी वजह से गिरकर एक छोटी सी मिनिएचर वर्जन में बदल जाता है। घर लौटने के बाद टाकुमी टाइटन के लिए एक नया बॉडी डिजाइन करना शुरू करता है, लेकिन इसे मैन्युफैक्चर करने से पहले वो अपनी स्लेव्स के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बनाता है। वो उन्हें बताता है कि कई लोग उनकी जान के पीछे पड़े और वो नहीं चाहता कि इस वजह से कोई भी खतरे में पड़ जाए, इसलिए वो उनके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता है और उनके घर भेजना चाहता है। ये सुनते ही लड़कियां होश उड़ा देने वाले शौक में आ जाती है। वो टाकुमी से कहती है कि वो उसे इस हालत में छोड़कर कहीं पर नहीं जाने वाली है। टाकुमी फिर भी कहता है कि अब उसके पास टाइटन और उसके पेट्स हैं, इसलिए वो लड़कियों को अपनी आजादी दे सकता है। वो कहता है कि वो उन्हें अच्छी पेमेंट भी देगा ताकि उन्हें और किसी के गुलाम बनने की जरूरत ना पड़े, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी अचानक मारिया अपना भाला टाकुमी की तरफ कर देती है और वो कहती है कि अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता है तो पहले उससे
उससे लड़ना पड़ेगा और वो टाकुमी पर चिल्लाने लगती है और उस पर गुस्सा निकालती है। वो ऐसे वक्त पर उन्हें भगाने की सोच भी कैसे सकता है। इस बीच दोनों इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाते हैं। सोफिया मारिया को संभालती है जब वो रोने लगती है और फिर वो टाकुमी से कहती है कि वो समझ सकती है कि उनकी चिंता कर रहा है, लेकिन जो उसने कहा वो एक तरफ से उनके ऊपर सबसे बड़ा अपमान है, क्योंकि टाकुमी उनके लिए सिर्फ एक मालिक ही नहीं बल्कि परिवार जैसा बन चुका था। टाकुमी उन सभी पल को याद करता है जब लड़कियों ने उसके प्रति बहुत ही लॉयल्टी दिखाई थी और उसे एहसास होता है कि उसने उनके इमोशंस को इग्नोर कर दिया था। वो सबसे माफी मांगता है और वो उससे पूछते क्या उनके साथ मिलकर उसके दुश्मनों से लड़ेगी। लड़के बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कह देती है और कुछ दिनों के बाद टाकुमी टाइटन के लिए एक नया एडमिटेड और मिथ्रिल की बॉडी तैयार कर लेता है। उसमें पावरफुल वेपन्स और डिफेंसिव एबिलिटी होती है और टाइटन बोल भी सकता है। लेकिन टाकुमी इतने पर ही नहीं रुका। उसने अपने बचपन का पावर रेंजर्स वाला सपना पूरा करने के लिए टाइटन के लिए एक मैसिव साइज का वर्जन बनाया जिसमें वो अंदर जाकर अपनी असली शिकार की तरह कंट्रोल कर सकता है। टाकुमी अपनी मेहनत का सफल परिणाम देखकर बहुत ही रोने लगता है और वहीं पर दूसरी तरफ गोडेस नोलेन, जो हमेशा उसके जीवन को अपने प्राइवेट नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह देखती है, ये सोचती है कि शायद से टाकुमी ने एक गुलेम पर ज्यादा मेहनत डाल दी। अचानक नोलेन की असिस्टेंट घबराहट भरी शक्ल के साथ उसके सामने आती है। वो एक बड़ी समस्या के बारे में बताती है, गोडेस अनाट के बारे में, जो कि सेडोनिया एम्पायर के लोग पूछते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती कि अनाट नाम की कोई भी गोडेस नहीं है, सिर्फ चर्च ऑफ डिवाइन लाइट की अति श्रद्धा और समर्पण के कारण और धीरे धीरे एक इविल स्पिरिट के रूप में जन्म लेती है। नोलेन हमेशा इस बात का आदेश करती है और अब उसे यकीन हो चुका होता है ये सब दुनिया के सबसे भयानक युद्ध का कारण बनेगा और इस युद्ध की सुरक्षा सिडोनिया एम्पायर और उसके हीरोज करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि नोलेन सिद्धा पृथ्वी पर हस्तक्षेप नहीं करती। इसी वजह से उसने टाकुमी को एक नया शरीर और ताकतवर ब्लेसिंग दी ताकि वो इस दुनिया को नए आफत से बचा सके। कुछ दिन के बाद टाकुमी और उसकी पार्टी एक नए ए रैंक डंजन को एक्सप्लोर करने निकलते हैं। डंजन के अंदर काफी पावरफुल मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन टाइटन उनके प्रभाव को टैंक कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग तेजी से डंजन के और आगे बढ़ने लगते हैं। सिर्फ एक दिन में ही वो लोग डंजन के अंतिम तल तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग बॉस रूम में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर एक एस रैंक अर्थ ड्रैगन सामने आकर खड़ा हो जाता है। टाकुमी तुरंत समझ जाता है कि वो इस मुकाबले के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है और उसे अपने मेगा टाइटन को लेना चाहिए था। अचानक अर्थ ड्रैगन अपनी दुम से प्रहार करता है जो सबको अलग अलग गिरा देता है। टाकुमी तुरंत मैपल और टाइटन को ऑर्डर देता है कि वो ड्रैगन्स की दुम को रोके। दोनों मिलकर उस दुम को पकड़ लेते और स्पाइडर वेब्स के यूज करके जमीन चिपका देते। सोफिया तुरंत ड्रैगन की दुम में अपनी भाला को घोप देती है और वो दोबारा से हिल ना सके। इस मौके को देखकर टाकुमी मारिया और ईवा के साथ अपने मैजिक अर्थ ड्रैगन पर भारी हमला करता है। ये मौका देखकर टाकुमी मारिया और ईवा के साथ अपने मैजिक से अर्थ ड्रैगन पर बहुत ही भारी हमला करता है। फिर वो टाइटन को लेजर बीम चलाने का हुक्म देता है जो कि ड्रैगन को भारी चोट पहुंचा देता है। सोफिया चिल्लाती है टाकुमी अब ड्रैगन की रिब्स एक्सपोज हो गई है, ये हर मॉन्स्टर का वीक पॉइंट होता है। टाकुमी तुरंत शेमिलिया को समन करता है जो ड्रैगन से टकराकर उसे गिरने में मदद करती है। फिर वो अपने तलवार को लाइटनिंग से इंशेंट करता है और उसे सीधा ड्रैगन के मुंह में फेंक देता है। तलवार ड्रैगन के शरीर में जाकर अंदर से उसे इलेक्ट्रोक्यूट कर देती है और एक जबरदस्त धमाके के साथ ड्रैगन गिर जाता है हमेशा के लिए। अपने सफल डंजन रन के बाद टाकुमी और उसकी पार्टी घर लौट आती है, लेकिन जैसे ही वो आराम करने के लिए सोचता है उसे सिटी लॉर्ड गोडविन तुरंत बुला लेता है। गोडविन टाकुमी को एक खास जमीन का हिस्से के बारे में बताता है जो कि अभी तक ह्यूमन सेटलमेंट के लिए डेवलप नहीं की गई है, क्योंकि वहाँ पर कई मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं। टाकुमी इस जगह के बारे में पहले ही सुन चुका था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मिथ्रिल और एडमेंटाइन जैसे रेयर मटेरियल्स मिलते हैं। जब गोडविन देखता है कि टाकुमी इस जगह में रुचि ले रहा है तो वो अचानक एक्साइटेड हो जाता है। टाकुमी क्या तुम एक गाँव बसाने में मदद कर सकते हो? टाकुमी हैरान हो जाता है, अचानक का रिक्वेस्ट को समझने की कोशिश करता है। गोडविन फिर मुस्कुराते हुए समझाता है कि उसने टाकुमी के पिछले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना है, इसलिए वो चाहता है कि टाकुमी एक नए गांव की बुनियाद रखे। गोडविन का असिस्टेंट तुरंत एक मैप निकालता है और उस जगह की डिटेल्स बताता है। ये एक बड़ी नदी के करीब है और मॉन्स्टर हैबिटेट से काफी दूर, जिसे बसाने में आसानी होगी। टाकुमी सोच में पड़ जाता है ये एक नए एडवेंचर की शुरुआत हो सकती है। टाकुमी तो बातचीत के बहाव में बह रहा होता है, पर अचानक सोफिया उसको रोक देती है। उसने उन्हें याद दिलाया कि टाकुमी के सर पर पहले से एक हिट ऑर्डर है, अगर उसने एक नया गांव निर्माण किया तो वो सभी और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। टाकुमी सभी को शांत होने और पहले सारी बात ध्यान से सुनने के लिए कहता है। फिर वो गोडविन से सवाल करते हैं कि आपको इस जगह पर विलेज डेवलप करने की इतनी जल्दी क्यों है? गोडविन एक लंबी कहानी बताना शुरू करता है। एक साल पहले राज्य के नए गांव का विकास कर रहा था, लेकिन कुछ भ्रष्ट नोबल की वजह से उस पर काम हमेशा के लिए रुकवा दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग वहाँ पर बसे थे वो सब अपने घर को गवा बैठे और बहुत ही ज्यादा लाचार बन गए। अब गोडविन पर दबाव है कि वो लोगों के लिए एक नई स्थायी आश्रय का प्रबंध करे। गोडविन कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही वजह, पर जैसे ही सोफिया और ज्यादा सवाल करने वाली होती है, टाकुमी उससे रोक देता है और बिना किसी और सवाल के ये काम को स्वीकार कर लेता है। सोफिया परेशान होती है, उसके हिसाब से ये फैसला जल्दबाजी हो गया, लेकिन टाकुमी उसे समझाता है कि वो लोगों की तकलीफ को नजरअंदाज नहीं कर सकते जिन्होंने अपना सब कुछ खोया है। वो अपनी कहानी बताता है कि कैसे उसने भी एक बार अपना घर खो दिया था, लेकिन कुछ अच्छे लोगों की वजह से वो खुद को फिर से संभाल सका और अब वो सिर्फ उस एहसान का बदला चुकाना चाहता है। टाकुमी और उसकी टीम नए गाँव की स्थापना के काम में लग जाती है। सबसे पहले वो मैजिक का इस्तेमाल करके एक ऊंची दीवार खड़ी करते हैं जो कि गांव को सुरक्षा प्रदान करेगी। फिर वो एक गहरी खाई खोद देते हैं जो कि गांव को और सुरक्षित बनाएगी। टाकुमी एल्केमी का यूज करके दीवारों को और मजबूत बनाता है
और फिर सबके बीच में काम को बांट दिया जाता है। कोई सड़क बनाने में लगता है तो कोई नदी में पानी भरने में, और कोई लकड़ी काट के घर बनाने में। जल्दी नए घर का आधार तैयार हो जाता है। फिर वो कुछ घर और खेती का क्षेत्र बनाता है ताकि आने वाले लोग तुरंत अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर सके। जब टाकुमी को लगता है कि सब कुछ तैयार हो गया तो वो सोफिया को सिटी भेजता है ताकि गोडविन को बताया जा सके कि लोग अब यहाँ पर बसने के लिए तैयार हैं। गोडविन जब ये सब सुनता है तो वो झटके में आ जाता है। तुमने सिर्फ 10 दिनों में ही गाँव को खड़ा भी कर दिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि गोडविन बिना किसी और देरी के सभी लोगों को गाँव में बसने का आदेश दे देता है। लोग जो नए गाँव की तरफ आ रहे थे वो अंदर ही अंदर बहुत ही डर रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना सुना था कि गाँव सिर्फ ऐसे क्षेत्र में बना है जहाँ पर सिर्फ मोस्टर भरे हुए। उन्हें लगता था कि सरकार सिर्फ उनसे छुटकारा पाना चाहती है और ये एक चाल है उन्हें मरवाने भेजने की। वो पहली भ्रष्ट नोबल के हाथों से धोखा खा चुके थे और अब उनका विश्वास टूट चुका था। उनका मानना था कि जो भी इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज होगा वो भी एक गंदा इंसान ही होगा। लेकिन जैसे ही वो नए गाँव में पहुँचते वो देखकर दंग रह जाते। गाँव सिर्फ एक छोटा बसेरा नहीं बल्कि वो लगभग एक शहर के बराबर था। बीच में एक भव्य किला भी बनाया गया था जो सरकारी कार्यालय के रूप में तैयार किया गया। लोगों के साथ आए नाइट कैप्टन का अब सबर टूट रहा था और वो सीधा टाकुमी से पूछते कि तुमने इस जगह के साथ आखिर किया है। टाकुमी मुस्कुराता है और आराम से जवाब देता है कि मैंने सिर्फ सबके लिए रहने के लिए घर बनाया, एक किला सरकारी कार्यालय के रूप में और खेती के लिए जमीन तैयार की। लोगों की आंखों में पहली बार आस की रोशनी चमकती। शायद नया अध्याय उनके जीवन का सबसे बेहतर मोड़ बन सकता है। एक नाइट हैरान था कि टाकुमी ने सिर्फ 10 दिनों में ही इतना कुछ कर दिया, पर टाकुमी बस हंसता है जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। इसके बीच लोग अपने नए घर को चुनने लगते हैं और एक बनी गर्ल मैनी दूर से ये सब देख रही होती है। तभी सोफिया उसके पास जाकर उससे बात करने लगती है और उसे पता चलता है कि मैनी का पति पिछले गांव में मर चुका था और अब वो अकेली है। और सोफिया सोचती है कि अकेली लड़की के लिए फार्म संभालना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए वो उसे एक नया काम ऑफर करती है, टाकुमी का ध्यान रखने का। वो मैनी की मुलाकात टाकुमी और मारिया से करवाती है जो उसे बताते हैं कि इसका काम घर का ध्यान रखना होगा जब सब काम पर होंगे। टैंकावा और सार्टेन बहुत ही छोटे होते हैं और मैनी को नोबल्स पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उसके पति की मौत एक नोबल की वजह से ही हुई थी। वो सीधे मना कर देती है और वो कहती कि वो टाकुमी पर भरोसा नहीं करती। मारिया उसे समझाने की कोशिश करती पर टाकुमी उसका फैसला मानता है। बस इतना कहता है कि अगर कभी उसका मन बदले तो वो उससे मिल सकती है। पर मैंने सोचती कि टाकुमी सिर्फ एक लालची इंसान है जो कि उसके ऊपर बुरी नजर रखता है। उसे लगता है कि टाकुमी का प्रपोजल ठुकराने के बाद उसकी जिंदगी गाँव में मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वो गाँव छोड़ने का फैसला करती है। पर जैसे ही वो गाँव से निकलती है सिर्फ 5 मिनट के बाद ही उसका सामना खतरनाक मोस्टर से हो जाता है। दूसरी तरफ टाकुमी को पहली बार किसी ने रिजेक्ट किया है, इसलिए वो थोड़ा अजीब महसूस कर रहा होता है। तभी मैपल उसे बताती कि मोस्टर ने हमला कर दिया। गाँव वाले घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमेशा की तरह उन्हें लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। पर टाकुमी नाइट कैप्टन से कहते हैं कि गांव को लॉक कर दिया जाए और सभी विलेजर्स की सुरक्षा की जाए। तब तक उसकी टीम मोस्टर से निपट रही है। तभी कुछ विलेजर्स भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने मैनी को गांव से बाहर जाते हुए देखा है। टाकुमी वादा करता है कि उसे सुरक्षित लेकर आएगा। वो और उसकी टीम मेगा टाइटन पर सवार होकर दीवारों के ऊपर चलने लगते हैं, जबकि मैनी वापस भागने की कोशिश करती है। पर तब तक गाँव के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। 2 बड़े वुल्फ मोस्टर उसके सामने आ जाते हैं और उसे लगता है कि अब वो मरने वाली है। पर तभी टाकुमी वक्त पर वहाँ पर पहुँचता है और उसे बचा लेता है। कुछ ही देर में उसकी टीम भी वहाँ पर आ जाती है जो बच्चे कुछ मोस्टर से निपट रही थी। मैनी टाकुमी को देखकर हैरान हो जाती है और तभी उसकी नजर उसके हाथ के जख्म पर पड़ती है और बिना सोचे समझे अपनी रुमाल से उसे बांध देती है। वो पूछती है कि तुमने अपनी जान क्यों दांव पर लगा दी मुझे बचाने के लिए। टाकुमी मुस्कुराता है और वो कहता है कि मैं अपने गाँव के लोगों को नुकसान पहुँचने नहीं दूंगा। मैनी को समझ में आता है कि अब तक वो गलत थी। वो टाकुमी से माफी मांगती है और वो कहती है कि मुझे अपनी नौकरानी बना लो। टाकुमी बिना किसी सवाल के उसको अपनी टीम में शामिल कर लेता है और सभी उसका खुशी के साथ स्वागत करते हैं। कुछ ही दिनों में एक अजीब सी खबर फैलने लगती है। एक जंगल के बीच में एक किला वाला शहर बस चुका है। जब सिडोनिया साम्राज्य के सम्राट को इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से से धधक उठता है। उसको लगता है कि बेल्टोन किंगडम में ये शहर उसके खिलाफ जंग छेड़ने के लिए बनाया है। सम्राट जंग का ऐलान करने की सोच रहा था, तभी उसकी बेटी एलिजाबेथ उसको शांत करती है। वो कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि वो वही ताकत बुला रहे जो कि उनको पूरा महाद्वीप जीतने में मदद करेगी। उसके तुरंत बाद सिडोनिया साम्राज्य फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करके 3 हीरोज को इस दुनिया में बुलाता है। इस जादू की वजह से एक तेज एनर्जी वाला वेव पूरे महाद्वीप में फैल जाती है। टाकुमी और उसकी टीम इस अजीब और भयानक माना को महसूस करते हैं। तभी उसको एहसास होता है कि 1 साल हो चुका है जब से वो इस दुनिया में आया है। उसे नोलेन की बातें याद आती है जब उसने बताया था कि उसको 1 साल पहले भेज दिया गया था। इसका मतलब कि अब वही समय आ चुका है। हीरोज इस दुनिया में आ चुके हैं। 3 महीने बीत चुके होते हैं और बुलाए गए हीरोज अब और ज्यादा मजबूत हो गए होते हैं। वो इतने ज्यादा पावरफुल बन चुके होते हैं कि सिडोनिया साम्राज्य के बाद वो A रैंक एडवेंचर बन चुके होते हैं। उनको बुलाने वाली एलिजाबेथ जो कि अजीब और बहुत ही चालाक लड़की है, उनसे कहती कि अब समय आ गया जब वो दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाएंगे। 2 लड़के तुरंत उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि वो कब से अपनी शक्ति दिखाने के लिए बेचैन थे। लेकिन लड़की इकानी जिसे नोलेन ने विशेष वरदान दिया था, जिससे वो सिर्फ अपने अंतर्वाद माध्यम से समझ सकती थी कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं, वो उतनी ज्यादा खुश नहीं होती है। पर फिर भी वो अभी के लिए उनके साथ रहने का फैसला करती है। दूसरी तरफ टाकुमी पिछले 3 महीने से अपने शहर को सुधारने और बढ़ाने में लगा हुआ था। अब उसका शहर दूसरे नजदीकी शहरों से जुड़ चुका होता है और व्यापारी और कारीगर वहाँ पर आकर अपनी दुकान
दुकानें और कारखाने खोलने लगते हैं। उसी बीच टाकुमी की साथी मैपल एक अजीब सी मगरमच्छ जैसे राक्षस से टकरा जाती है, जो कि उसे कभी भी नहीं देखा था उसने पहले। सोफिया तुरंत उसे पहचान लेती है और कहती कि ये तो बहुत ही शक्तिशाली राक्षस है, उसे इस राज्य में नहीं होना चाहिए था। वो तुरंत टाकुमी को इसकी जानकारी देती है और कहती कि पड़ोसी क्षेत्रों के राक्षस अब उनके इलाके में आने लग गए। टाकुमी को तुरंत समझ में आ जाता है कि ये सब 3 महीने पहले वाली एनर्जी वेव की वजह से हो रहा है। उसका शक तब सच होता है जब नाइट कैप्टन आकर उसको बुलाता है। टाकुमी को पिछले शहर वापस बुलाया जा रहा है एक जरूरी एडवेंचर काम के लिए। नाइट कैप्टन टाकुमी को एक और जरूरी बात बताता है। अब ये अफवाह फैल रही है कि सिडोनिया साम्राज्य में नए हीरोज आ गए। ये सुनकर टाकुमी के साथियों को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, लेकिन मारिया को अब भी आशा होती है कि ये हीरोज गोडेस का वरदान है जो सिडोनिया को सही रास्ते पर लेकर आएंगे। पर टाकुमी जानता है कि ये सिर्फ एक सपना है जो कि कभी भी सच नहीं होगा। टाकुमी तुरंत पिछले शहर वापस पहुंचता है और एडवेंचरस गिल्ड जाकर नए हालात का जायजा लेता है। रिसेप्शनिस्ट उसको बताता है कि नए बुलाए गए हीरोज में 2 लड़के और एक लड़की है और सिडोनिया उसको चर्चेस ऑफ डिवाइन लाइट भेज रहे हैं जो कि अलग अलग देशों में। इसका मकसद दुनिया को उनकी ताकत दिखाना है। टाकुमी बस उनकी वर्णन सुनकर ही समझ जाता है कि ये हीरोज जापान से आए हैं, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसको मुख्य काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। पीपेक्स कंपनी ने उनके पार्टी के लिए एक नया काम दिया है, उन्हें राजधानी तक उनका सुरक्षा गर्दा बनना होगा। टाकुमी बिना किसी हिचकिचाहट के ये काम ले लेता है। रात को उसकी नई हाउसकीपर मैनी उसे गुजारिश करती है कि वो भी उसके साथ चलना चाहती है, क्योंकि अगर वो सब चले गए तो उसको अकेला महसूस होगा। टाकुमी को लगता है कि रास्ते में कुछ खतरा हो सकता है जो मैनी के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन उसके साथियों ने तुरंत मैनी का साथ दे दिया। उनका कहना है कि मैनी उनके साथ ज्यादा सुरक्षित रहेगी। टाकुमी अभी सोच ही रहा होता है कि मैनी अपनी मासूमियत और चार्म का इस्तेमाल करके उसको मना लेती है। इसी बीच 3 हीरोज बारसुला किंगडम की तरफ जा रहे होते हैं, वहीं जहाँ पर टाकुमी होता है। 2 लड़के अब तक अपनी ताकत और शोहरत के नशे में डूब चुके होते हैं। वो पूरी रास्ते शिकायत करते रहते कि उनके कैरेज में सस्पेंशन नहीं है। फिर वो एक और घटिया बात सोचते हैं, वो बारसुला से कुछ एल्फ गुलामों को ले जाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें वहाँ के नियमों को ही क्यों न तोड़ना पड़ जाए। अकाने ये सब सुनकर अंदर से बहुत ही घिन महसूस करती है और उसे समझ में आ चुका होता है कि ये दुनिया यात्रा है उसका एक मौका बदलने का, और उसका अंतर्मन कह रहा होता है कि इसका जवाब बारसुला की राजधानी में ही मिलेगा। दूसरी तरफ टाकुमी और उसका ग्रुप राजधानी पहुंच जाता है। वो सब गिल्ड जाकर अपनी मिशन रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हीरोज भी आ जाते हैं। जैसे वो अंदर आते हैं वो गुरूर भरी आवाज में चिल्लाने लगते हैं कि सब उनके लिए रास्ता छोड़े, लेकिन वहाँ के एडवेंचरर्स को उनका घमंड पसंद नहीं आता। कुछ एक्सपीरियंस एडवेंचरर्स उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अभी नए ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, पर वो लड़के उन्हें बिना कुछ सोचे समझे गिरा देते हैं और आखिरकार हीरोज के सामने नॉर्मल लोगों की कोई औकात नहीं होती। फिर उनकी नजर सोफिया और मैनी पर पड़ती है और वो तुरंत उसको पसंद आ जाता है। और टाकुमी से कह देते कि वो एल्फ और बनी गर्ल स्लेव्स उसको बेचते हैं। टाकुमी से मना कर देता है बिना उनके फालतू एटीट्यूड की परवाह किए। वो बस रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा होता है कि वो दोनों घमंडी लड़के गुस्सा हो जाते हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि किसी ने उनका हुक्म ठुकरा दिया। इकाने उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो उसकी भी नहीं सुनते। अब ये देखने की टाकुमी इन हीरोज को जवाब कैसे देता है। ये सुनकर वो दोनों सोफिया और मैनी को अपने साथ आने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो लोग क्लियर कर देते हैं वो अपने मास्टर को किसी के लिए नहीं छोड़ेंगे। और ये सुनकर वो दोनों का गुस्सा और धधक जाता है और छोटा वाला अपनी तलवार निकालकर टाकुमी पर अटैक करने के लिए, लेकिन टाकुमी भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी एल्केमी स्पेल का यूज किया और उसकी तलवार को तोड़ दिया। ये देखकर वो दोनों आर्गुनेट इडियट्स तुरंत वेनी विचेस बन गए और टाकुमी को धमकी देने लगते कि उसने हीरोज का इंसल्ट किया, इसका बदला उसे जरूर मिलेगा। पर टाकुमी उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने एडवेंचरस गिल्ड के रूल तोड़ दिए जो कि बहुत ही अटैकिंग है। जब वो अपने आसपास देखता है तो देखता है कि पूरा गिल्ड उसके साइड में है। ये देखकर वो दोनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं टाकुमी को गालियां देते हुए। अकेन उनकी तरफ से माफी मांगते और फिर वो दोनों आपस में इंट्रोड्यूस होते हैं। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वो दोनों जापान से ही है। अकाने कुछ कहने वाली होती है, लेकिन टाकुमी उसे चुप करा देता है और अपने होटल का नाम बता देता है ताकि वो बाद में आकर उससे मिल सके। फिर वो वापस अपनी गर्ल्स के पास चला जाता है, लेकिन अब अकाने को साफ पता चल चुका होता है कि टाकुमी वही बंदा है जिसे वो ढूंढ रही थी। उसी तरह टाकुमी अपनी टीम को हीरो से मिलवाने वाली बात बताता है और ये भी कहता है कि उसने अकाने को अपने होटल का पता दिया है, लेकिन अब उसके लिए वो थोड़ा वोरिड फील कर रहा है। और दूसरी तरफ अकाने सिडोनिया के गार्ड से बचते हुए अपने स्लेव के साथ होटल पहुंचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। गार्ड्स उसका पीछा करने लगते और उसे वापस आने को बोलते हैं। तभी सोफिया और मैपल वहाँ पर आ जाती है और अकाने को सेफली होटल लेकर जाती है। होटल पहुंचकर अकाने टाकुमी से डायरेक्टली पूछती क्या वो जापान से, और टाकुमी डिसाइड करता है कि वो सच बोलना चाहिए। वो अपनी गर्ल्स को भी बता देता है कि वो एक्चुअली एक दुनिया से आया है और गॉडेस नोलेल ने उसे यहाँ पर स्पेशली ब्लेसिंग के साथ भेजा है। हैरानी की बात ये होती है कि सब इसको बहुत ही इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। टाकुमी उन्हें बताता है कि उसका सिर्फ एक ही पीसफुल लाइफ जीने का प्लान है, लेकिन अब जब वो हीरो और सिडोनिया के चक्कर में पड़ चुका है तो मुश्किल लग रहा है। अकाने उससे माफी मांगती है कि उसको इस सब में फंसना पड़ रहा है, लेकिन टाकुमी उससे बोलता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सोफिया अकाने से पूछती है कि वो दोनों आर्गुमेंट्स बास्टर्ड का क्या सीन है। अकाने बताती है कि जब वो पहली बार इस वर्ल्ड में आए थे तब वो ऐसे नहीं थे, पर धीरे धीरे जब से वो सिडोनिया में रहने लगे उनका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया। उसे हमेशा सिडोनिया पर डाउट था, इसलिए अपना खाना खाने से पहले प्यूरिफिकेशन स्पेल कास्ट करती थी, लेकिन वो दोनों लड़के इतनी बिजी रहते थे कि ट्रेनिंग में उन्होंने कोई भी प्रिकॉशन नहीं ली। पर अचानक अकाने टाकुमी के सामने झुक गई और रोते हुए उसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज उसे और उसकी स्लेव लुलू को बचा ले, क्योंकि वो और सिडोनिया में नहीं रहना चाहती है। और ये सुनकर टाकुमी थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और
अकाने से पूछते कि उसके आगे का क्या प्लान है, पर अकाने के पास कोई जवाब नहीं होता। अकाने सबसे पहले लुलु को आजाद करना चाहती थी क्योंकि उसको दूसरों को गुलाम बनाने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। टाकोमी उसकी मदद करता है और एक स्पेल के थ्रू स्लेव कूलर को तोड़ देता है। अकाने को ये देखकर सुकून मिलता है, लेकिन लुलु तुरंत उससे चिपक जाती है और घबराहट में उससे बोलती कि प्लीज उसे अपने साथ ही रहने दे। अकाने उससे प्यार भरे लेकिन फिर टोल में समझाती कि वो उसके साथ रह सकती है, पर सिर्फ दोस्त के रूप में, ना कि स्लेव के रूप में। और ये सुनकर लुलु के आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बार दुख के नहीं बल्कि खुशी के। उसके बाद टाकोमी उन्हें बताता है कि उन्हें जितना जल्दी हो सके कैपिटल से दूर रहना होगा। उसके पास एक मेंशन है और वो चाहता है कि अकाने और लुलु उनके साथ वहाँ चले। अकाने पहले हेजिटेट होती लेकिन फिर उसका ऑफर मान लेती है। ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना टाकोमी अपनी कैरेज निकालता है और फिर फुल स्पीड में अपनी मेंशन की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में मैनी और मारिया अकाने के लिए क्रीम स्ट्यू बनाती और सर्व करती है। अकाने जब देखती कि ये बिल्कुल उसके वर्ल्ड के फूड जैसा लग रहा है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो जैसे ही एक बाइट लेती है उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही डिलीशियस होता है। घर पहुंचने के बाद टाकोमी अपनी सारी लड़कियों को बुलाता है और हर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करता है। वो उनके स्लैब्स कॉन्ट्रैक्ट्स को भी अभी तोड़ने वाला है और सब लड़कियां तुरंत गुस्सा हो जाती है क्योंकि पहले भी ये बकवास कर चुका था। लेकिन टाकोमी उन्हें बोलता है कि पहले उसकी बात पूरी सुनो। वो कहता है कि वो चाहता है कि सब उसके साथ रहें, पर एज अ फ्रेंड ना कोई स्लिप, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लड़कियों का गुस्सा थोड़ा कम होता है और जब कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो कोई भी उसे छोड़कर जाने का नाम नहीं लेता है। इसके बाद टाकोमी अकाने के लिए 2 होली सोर्ड बनाता है, पर तभी उसके सामने एक गिल्ड मैसेज आता है जो अभी बी रैंक और उसके ऊपर के एडवेंचरर्स को बुलाने के लिए भेजा गया था। रीजन, एक नया टाउन में मोस्टर स्टैम्पेड हो रहा है। टाकोमी और उसकी टीम बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत गिल्ड पहुंचती है। वहाँ लोइंग फेंग पार्टी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है और उसके साथ में गिल्ड मास्टर भी होता है। टाकोमी उससे सिचुएशन के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि एक मोस्टर स्टैम्पेड टाउन की तरफ बढ़ चुका है। नाइट कैप्टन ने गिल्ड से अपने बेस्ट एडवेंचर्स को भेजने को कहा, लेकिन ज्यादा हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स ऑलरेडी दूसरी क्वेस्ट में बिजी थे। टाकोमी थोड़ा कंसर्नेड होता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे इंश्योर करती है कि जो 3 पार्टीज इस मिशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं वो अकेली नहीं बल्कि 100 पार्टीज के बराबर है। जैसे 3 पार्टीज का लीडर होता है, लोइन फेंग का लीडर रील एकदम से पैनिक में आ जाता है। उसको पता होता है कि थर्ड पार्टी कौन होने वाली और वो बिल्कुल भी उसके साथ डील नहीं करना चाहता। और तभी थर्ड पार्टी क्रिम्सन गिल्ड में एंट्री मार लेती है। उसकी लीडर मेरेलिडा अपने सभी मेंबर को इंट्रोड्यूस करवाती है। ये एक ऑल गर्ल्स का ग्रुप होता है जो कि सिर्फ फीमेल एडवेंचरर से बना था। और टाकोमी की पार्टी लोइन फेंग को ग्रेट करती है, पर जानबूझकर रील को इग्नोर करती है, सिर्फ उसको इरिटेट करने के लिए। गिल्ड मास्टर बिना किसी देरी के उन्हें ऑर्डर देता है कि तुरंत नए टाउन की तरफ निकले और सिचुएशन को हैंडल करे जब तक कि नाइट ऑर्डर्स वहां पर नहीं पहुंच जाता। टाकोमी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी कैरेज में टीम को लेकर निकल पड़ता है, लेकिन वो अकाने और लुलु को मेंशन में ही छोड़ देता है और टाइटन को उसका गार्ड बनने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। कैरेज के अंदर टाकोमी सोफिया को एक होली सोर्ड देता है जो कि उसने ही बनाई थी और बताता है कि उसने इस बार एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग स्पेशल सोर्ड्स बनाई है। सोफिया के पास वो सोर्ड होती है जो शुद्ध स्पेशल डैमेज देती है, जबकि टाकोमी की सोर्ड ओपोनेंट्स को सिर्फ एक ही छोटी स्क्रैच से ही मेंटल डैमेज देती है। जल्दी वो नए टाउन के अंदर पहुंचते हैं और टाकोमी कॉन्फिडेंट होता है कि उनके पास अभी थोड़ा टाइम है क्योंकि इतनी ऊंची दीवारों को क्रॉस करना किसी मोस्टर के बस की बात नहीं है। लेकिन उसका शौक तभी टूट जाता है जब वो देखती कि हजारों लिजार्ड मोस्टर ऑलरेडी दीवार के ऊपर पहुंचने वाले, साथ ही जमीन वाले मोस्टर्स भी दीवार पर चढ़ना शुरू कर चुके थे। समय गंवाने का कोई ऑप्शन नहीं था तो टाकोमी और उसकी टीम तुरंत मोस्टर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो एक तरफ से मोस्टर की काउंट कम करना शुरू करते हैं, जिस वजह से गार्ड्स को भी उनकी हेल्प मिलती है और वो गेट्स को उनके लिए खोल देते हैं। अंदर पहुंचते ही तीनों पार्टीज अलग अलग जगह पर मोस्टर्स का सफाई करने के लिए स्प्लिट हो जाती है। टाकोमी और उसकी लड़कियां पूरी रात मोस्टर से लड़ती है, पर सुबह तक उनके साइड के सारे मोस्टर्स खत्म हो चुके होते हैं। जैसे ही विलेजर्स अपने घर से बाहर निकलते टाकोमी का शुक्रिया अदा करते। टाकोमी तुरंत रीवा और मैनी को विलेज का इलाज करने के लिए भेजता है, जबकि बाकी टीम को लेकर दूसरी पार्टीज की मदद करने निकल पड़ता है। जब वो टाउन के दूसरे साइड पर पहुंचता है तब वो देखते हैं कि एडवेंचरर्स ऑलरेडी दीवार पार जंगल की तरफ देख रहे होते हैं। उनमें से एक बताता है कि सारे मोस्टर्स एक साथ जंगल की तरफ वापस आ रहे हैं, जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि मोस्टर्स इतनी स्मार्ट प्लानिंग नहीं करते। एडवेंचरर्स ये भी बताते कि रात के दौरान मोस्टर्स बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से लड़ते हैं। जब भी एडवेंचरर्स रेस्ट करने की कोशिश करते हैं मोस्टर्स अटैक कर देते हैं और अगर कभी उन्हें लगता है कि वो हार रहे हैं तो वो तुरंत भाग जाते हैं। टाकोमी सोचता है कि शायद से उन्हें कोई लीड कर रहा है, लेकिन एडवेंचरर्स की थ्योरी काफी अनबिलीवेबल होती है। तभी टाकोमी एक थ्योरी बताता है, हो सकता है कि हीरोज का समनिंग रिचुअल परफॉर्म किया गया था, तब जो एनर्जी जनरेट हुई थी तब उनमें से कुछ मोस्टर को म्यूटेट इवोल्व कर दिया गया। ये बात सबको और ज्यादा लॉजिकल करती है। इसी पहले सिडोनिया के एम्पायर को भी मोस्टर सेटिपेट की खबर मिलती है, जो सीधा बार्सुला के किंगडम में नए टाउन को टारगेट कर रहा था। इंपीरियर इस सिचुएशन को एक मौका समझता है अपने दुश्मन देश को वीक करने का। तभी उसकी बेटी इलिजाबेथ एक और डेंजर सजेशन देती है। वो कहती है कि सिर्फ बार्सुला किंगडम पर ही नहीं बल्कि उन्हें एलिसिस किंगडम पर भी अटैक करना चाहिए ताकि वो हेल्प नहीं भेज सके। इंपीरियर को ये आइडिया पसंद आता है और वो इलिजाबेथ को परमिशन दे देता है। वो हीरोज को अपने प्लान के मुताबिक अपने पड़ोसी देशों पर अटैक करने के लिए भेजे। टाउन के अंदर सब घायलों को हील कर रहे होते जबकि सोफिया मोस्टर पर नजर रखती है।
तभी रीवा वहाँ पर आती है और वो सभी के लिए लंच लेकर आती है, पर साथ ही वो जरूरी बात भी बताती है। टाकुमी फिर से एक नंबर का इडियट बन रहा है और सारे पॉइंट्स हर लोगों को दे रहा है बिना सोचे समझे कि अगर फाइट और लंबी चली तो उसके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ये सुनकर सोफिया गुस्से में टाकुमी के पास जाती है ताकि इस पागल इंसान को थोड़ा समझा सके, लेकिन ये मोरन एकदम कैजुअली होता है, मैं बस चोट नहीं खाऊंगा। सोफिया इस बकवास लॉजिक से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होती, पर उसे पता होता है कि टाकुमी हमेशा से दूसरों की चिंता अपने से ज्यादा करता है और इसी वजह से वो डिसाइड कर लेता है कि अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दांव पर लगा देगा, पर टाकुमी को कुछ भी नहीं होने देगा। जल्दी टाकुमी विलेजर्स की सेफ्टी का प्लान डिस्कस कर रहा होता है, तभी मैं पर अलर्ट देती कि मोस्टर्स वापस आ गए। सब तुरंत लड़ने के लिए बाहर निकलते और टाकुमी सभी स्ट्रेटजी को बताता है। सबसे पहले मैजिक से मोस्टर पर वाइड रेंज अटैक करेंगे और फिर क्लोज कॉम्बैक्ट में जाकर उन्हें खत्म करेंगे। पहले तो पावरफुल स्पेल्स का धमाका होता है, फिर सब मोस्टर्स पर टूट पड़ते हैं और मोस्टर्स पहले हटने लगते हैं और तभी एक अजीब सी चीज होती है। एक बड़ा सा ड्रैगन लाइक मोस्टर सामने आता है जो कि दूसरे मोस्टर को खा लेता है और बड़ा हो जाता है। ये देखते ही सबको समझ में आता है कि दो हेडेड ड्रैगन है इन मोस्टर्स का बॉस, जो कि इन्हें एक आर्मी की तरह कंट्रोल कर रहा था और बिना किसी वार्निंग के और ड्रैगन सीधा सोफिया को टारगेट करता है। टाकुमी एक सेकंड में बिना टाइम वेस्ट किए उसे बचा लेती है, लेकिन सोफिया डिसाइड कर लेती है कि वो ड्रैगन को टाकुमी से दूर ले जाएगी और वो बिना रुके ड्रैगन पर अटैक करने लगती है और गुस्से में आकर ड्रैगन उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी ड्रैगन अपना फायर ब्रीथ यूज करता है और सोफिया सीधा जमीन पर गिर जाती है। टाकुमी की बाकी लड़कियां तुरंत एक्शन में आ जाती है और वो ड्रैगन को जंजीरों से बांध देती है और फिर अपनी फुल पावर के साथ अटैक करना शुरू करती है। घायल सोफिया अपनी स्वॉर्ड को तुरंत टाकुमी की तरफ फेंकती है और टाकुमी दोनों मैजिक स्वॉर्ड्स को अपनी पावर से कंबाइन करके एक ही अटैक में ड्रैगन का काम तमाम कर देता है, लेकिन उसके बाद सोफिया बेहोश हो जाती है और टाकुमी बिना किसी देरी के उसके पास पहुंचता है और तुरंत उसको हील करने लगता है। गुस्से में उससे पूछते कि इतनी स्टूपिडिटी क्यों की और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सोफिया एक लाइन बोलती है, मैं बस तुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। टाकुमी गुस्से से सोफिया की तरफ देखता है और वो कहता है कि अपनी जान क्यों बेकार में मत गवाओ। जैसे ही उसका हीलिंग कंप्लीट करता है तभी बाकी सभी वहाँ पर आ जाते हैं और बताते हैं कि ज्यादातर मोस्टर भागे और जो बचे थे उनका भी काम तमाम कर दिया गया है। टाकुमी ये सुनकर सुकून की सांस लेता है, पर तभी उसकी आंखों की आगे अंधेरा छाने लगता है। माना ज्यादा यूज करने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखते है कि उसकी सारी लड़कियां उसके पास बैठी है, पर सोफिया थोड़ा दूर से बस कुलेट की तरफ देख रही होती जैसे अब तक वो गिल्टी फील कर रही हो। कुछ दिन तक टाउन की मदद करने के बाद टाकुमी अपने घर लौट जाता है और अपनी पार्टी के साथ वहाँ पहुँचती एक ग्रैंड बारबेक्यू पार्टी होती है। सब इंजॉय कर रहे होते हैं, सबके अलावा सोफिया की वो बस पहली बात को लेकर उदास होती है। टाकुमी पहले तो इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर मारिया और मैनी उसे जबरदस्ती खींचकर सोफिया के पास भेज देते हैं। वो एक प्लेट में ग्रिल्ड मीट लेकर सोफिया के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे हर हालत में सेफ रखना चाहती थी, पर मैं तुझे खोकर जीना नहीं चाहता। एक सेकंड के लिए साइलेंस छा जाता है, पर टाकुमी अपनी बात को पूरा करता है, बस इतना चाहता हूँ कि तू सेफ रहे और जिंदगी भर मेरे साथ दे, मेरी पार्टनर बनके। इतना सुनकर सोफिया की आंखों में आंसू आ जाते, पर इस बार उस सैडनेस के नहीं होते। वो मुस्कुराती अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और फाइनली प्रोमिस करती है हमेशा। कुछ दिन के बाद टाकुमी सिटी लॉर्ड के पास जाता है ताकि अकाने और लुलू को अपने घर में शेल्टर देने की परमिशन ले सके। लॉर्ड गॉडविन बिना किसी दिक्कत के परमिशन दे देता है, लेकिन उसके साथ एक और शॉकिंग न्यूज देता है। सेडोनिया के दो हीरोज ने उनके अलाइड कंट्री की एक मैसकर कर दिया है। अकाने सुनते ही झटके में आ जाती है और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। वो अपने आप को दोषी मानने लगती है, मुझे उन दोनों को रोकना चाहिए था। टाकुमी उसे तसल्ली देता है कि ये तेरी गलती नहीं है। अकाने भी चुप रहती है और फिर वो धीरे से कहती है कि मुझे कुछ करना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर एक नया डिटर्मिनेशन भी आ जाता है। वो अपने मन में एक वादा करती है, जब भी मौका मिलेगा मैं उन दोनों हीरोज के सामने खड़ी हो जाऊंगी और उनका वहीं अंत कर दूंगी। बाद में टाकुमी गोडेस नोलेन से गाइडेंस लेने के लिए जाता है और वो पूछता है कि क्या आपने मुझे पास्ट में इसलिए भेजा था ताकि मैं समन हीरोज की तबाही को रोक सकूं। लेकिन नोलेन कोई सीधा जवाब नहीं देती, बस इतना कहते हैं कि अब सब कुछ तेरे ऊपर है टाकुमी उसकी तरफ देखता है और फिर एक स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है कि मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है जो मैं प्यार करता हूँ। ये सुनकर नोलेन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। तो फिर दुनिया का सबसे महान एल्केमिस्ट बन, यही एक तरीका है जो कि तू ग्रो करेगा और ये दुनिया हमेशा सेफ रहेगी और तरक्की करेगी। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।